बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग मध्यकालीन इतिहास के पेपर 2 के बारे में जानेंगे। अर्थात मध्यकालीन इतिहास जो कि बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में हम आज के वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। बीए सेकंड ईयर यानी बीए द्वितीय वर्ष या बीए पार्ट 2 जिसको आप बोलते हैं, उसके पेपर 2 किसके, तो विषय है आपका मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री से कि जो पेपर 2 पोर्शन होता है, पेपर 1 का तो मॉडल पेपर ऑलरेडी पहले से हमने दे रखा है, तो उसको देख लीजिएगा। तो 21 वाला मॉडल पेपर भी देख लीजिएगा और 20 वाला भी देख लीजिएगा। बाकी सेकंड पेपर का जो होगा वो 21 वाला अवेलेबल है और 20 मतलब कि 22 वाला मैं ये दे ही रहा हूँ। तो एक प्रकार से अगर ये दोनों वीडियोस आप देख लेंगे, निश्चित तौर पर आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में। और 100% मान करके चलिए कि यही प्रश्न आपके आने की संभावना एग्जाम में है। ओके, तो हल मॉडल पेपर होगा, मतलब इसमें प्रश्न के उत्तर को भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा ताकि आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मतलब कि हेल्प हो सके आपकी। और आप बड़ा वो मतलब एक प्रकार से बोलते नहीं जिसको, हाँ, आपकी मदद हो जाए उस समय परीक्षा में जब आप बैठे हो। तो इस प्रकार का वीडियो कहीं ना कहीं पे रहेगा। एक ही वीडियो के माध्यम से आप पूरे के पूरे पेपर के बारे में आप जानने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार से रिवीजन क्लास के तौर पर आप इसको एंजॉय करिएगा। चलिए, पेपर 2 का आपके नाम क्या है, तो पेपर 2 का नाम है यूरोप का इतिहास। और यूरोप के इतिहास में आप देखेंगे कब से कब तक पढ़ना है यूरोप का इतिहास। वैसे तो बड़ा लंबा इतिहास रहा यूरोप का, लेकिन खास करके 1789 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी तक का जो समय काल है उसके बारे में हमको पढ़ना है। अर्थात आप देखेंगे कि 14 जुलाई की बात होती 1789 ईस्वी में, तो वहाँ पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे राष्ट्रीय पर्व के रूप में जो है आज मनाया जाता है 14 फरवरी को, यानी सॉरी 14 जुलाई को यूरोप में। तो देखेंगे कि जो है ये क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, फ्रांस की बात करें तो इसी के लिए जो है आप देखेंगे तो यहीं से प्रारंभ हो जाता 1789 ईस्वी से हमको पढ़ना है। और हमको कहाँ तक पढ़ना भाई, तो हमको लास्ट में जाकर के 1919 तक जो है हमको पूरे के पूरे सिनेरियो के बारे में जानना है। तो 1789 ईस्वी से प्रारंभ करेंगे और 1919 ईस्वी तक की जितनी घटनाएं होंगी आपको पढ़ना पड़ता है पेपर 2 के अंतर्गत। तो उन्हीं सभी से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम से पहले आप लोग देख लीजिएगा, शायद किसी यूनिवर्सिटी का कल पेपर है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा, पेपर 1 में बहुत ज़्यादा फंसा होगा और पेपर आप मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर 9161936062। एक बार फिर से नंबर लिखिएगा, 9161936062। ये कॉलिंग वगैरह ट्राई ज़्यादा मत करिएगा इस पर, केवल व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है जो पेपर आपके हो रहे हैं उसको पेपर को व्हाट्सएप करिएगा। उस पेपर के एक प्रकार से सोल्यूशन के साथ और उसको कैसे डील करना था उसको बताने का प्रयास किया जाता रहता है शुक्ला डिपार्ट के माध्यम से। चलिए, तो बी द्वितीय वर्ष मध्यकालीन इतिहास पेपर 2 का नाम क्या है, यूरोप का इतिहास 1789 से 1919 तक, यानी आप कहें तो हिस्ट्री ऑफ यूरोप अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1989 टू या कितने तक पढ़ते हैं 1789 से लेकर के, यानी कि 1989 टू 1999। ओके, तो यहाँ तक हमको पढ़ना। आइए देखते हैं कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। खास करके हमने जो मॉडल पेपर का प्रारूप तैयार किया है वो आप देखेंगे कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, इन तीनों का सामंजस्य अर्थात इन तीनों को मर्ज करने का प्रयास इस मॉडल में मतलब किया गया है। आप देखेंगे कि इसमें 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को रखा गया है और 10 लघु उत्तरीय को रखा गया है और 5 दीर्घ उत्तरीय को रखा गया है। इस प्रकार से आप 25 प्रश्नों का सामना इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। उसके उत्तर को भी बताने का प्रयास मेरा पूर्ण रूप से रहेगा। सभी प्रश्न आपको खंड आ से करने होते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय में 10 दिए होते हैं, 10 के 10 करने होते हैं। एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है अधिकतम, ये बात भी मेंशन की जाती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में एक प्रश्न अगर आप ठीक ठाक सही तरीके से लिख देते हैं 50 शब्द, तो आपको 2 नंबर उसके लिए प्रदान किए जाते हैं। आपका पूर्णांक 100 नंबर का होता है, टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है पेपर में। तो ये समस्त बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अति लघु उत्तरीय होती है इनको तो ऐसी हाल होती है, जो लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं उनमें आपको मिले तो होते हैं आपके 10, लेकिन उनमें से क्या होता है कि नंबरिंग में आप 5 ही देखेंगे। क्यों देखेंगे, चूंकि पहला प्रश्न मान लेते दिया है तो इसके स्थान पर नीचे और करके यानी अथवा करके दूसरा प्रश्न यहीं पर दिया होता है। तो चाहे आप ये वाला करेंगे
अथवा के ऊपर वाला चाहे अथवा के नीचे वाला, दोनों के लिए आपको नंबर समान मिलेगी, यानी 10-10 नंबर लगभग वहाँ से मिलते हैं। तो 50 नंबर आपको वहाँ से मिल जाते हैं, 20 नंबर आपको खंड आ से यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से मिल जाते हैं, और बचा आपका दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय 5 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, अधिकतर विश्वविद्यालयों का यही हाल रहा है। तो 5 में से आपको कितने करने होते हैं, तो 2 प्रश्न करने होते हैं। एक प्रश्न अगर आप सही तरीके से करते हैं तो उसके लिए आपको 500 शब्द अधिकतम समय शब्द सीमा दी जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्नों को 200 शब्दों में आपको लिखना होता है, ये बात भी मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ। 200 शब्दों की शब्द सीमा लघु उत्तरीय प्रश्नों की बढ़िया मानी जाती है, एवरेज, और 500 शब्दों की शब्द सीमा मानी जाती है दीर्घ उत्तरीय की, खास करके एवरेजन। और इसके अलावा आप देखेंगे तो अगर आप एक प्रश्न करोगे दीर्घ उत्तरीय का तो उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से जब 2 प्रश्न आप कर लेंगे तो आपको 30 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इस प्रकार से 30 नंबर दीर्घ उत्तरीय का, 20 नंबर अति लघु उत्तरीय का और 50 नंबर लघु उत्तरीय का, मिलाकर कितने हो गए आपके 100, 30 20 50 और 50 100। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा शेड्यूल फिक्स होता है। अब देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर पूछे आते हैं तो कैसे आएंगे और उनमें कैसे उत्तर आपको लिखने हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि थर्ड स्टेट से आप क्या समझते हैं। थर्ड स्टेट, अब थर्ड स्टेट क्या है भाई, इसको थोड़ा समझिए। आप क्या लिखेंगे, बात की जाए फ्रांसीसी समाज की, तो खास करके जो फ्रांसीसी समाज था या फ्रांस का जो समाज था वो 2 वर्गों में मुख्य रूप से बटा हुआ था, लेकिन एक तीसरा वर्ग भी निकल करके आ रहा था, उसी को हम थर्ड स्टेट के नाम से जानते हैं। अब आइए इसके बारे में टिप्पणी आपको करनी है या पेपर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे उसको लेकर के बता रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो एक एक बातों को आप ध्यान सुनिएगा। अगर वीडियो मतलब लास्ट में जब आप देखेंगे ये क्लास लाइव हो जाएगी, उसके बाद में आप देखिएगा इसको, फिर से देख लीजिएगा एक बार और नोट डाउन करते हुए चलिएगा, और आज रात में ही इसको तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और बाद में क्या करेंगे, कल आप पेपर दीजिएगा और बाकी जिस यूनिवर्सिटी का बाद में उनके लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो 2-3 बार आप लोग जो है क्या करेंगे इन चीज़ों को, या फिर एक ही बार लिख करके आप आसानी से पढ़ेंगे। तो ये चीज़ है। तो थर्ड स्टेट्स क्या होता है भाई, तो आप लिखेंगे कि फ्रांसीसी समाज जो था वो स्पष्ट रूप से 2 भागों में मुख्य रूप से बटा हुआ था। आगे आप लिखेंगे पहला वर्ग कौन सा था, प्रथम वर्ग, दूसरा कौन सा था, द्वितीय वर्ग। तो प्रथम वर्ग जो था वो विशेष अधिकारियों का था। क्या, जो प्रथम वर्ग आपका था वो विशेष अधिकारों से युक्त रहा, विशेष यानी कि बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल होते थे। और दूसरा जो वर्ग था वो अधिकारों से वंचित था, खास करके मतलब उनको कोई अधिकार वगैरह नहीं दिया गया था, छोटे कद के अधिकारी वगैरह शामिल हुआ करते थे। प्रथम प्रथम वर्ग की बात की जाए तो प्रथम वर्ग में आप देखेंगे कुलीन वर्ग उसमें शामिल थे, सामंत शामिल थे और पादरी। तो कुलीन, सामंत और पादरी ये प्रथम वर्ग के सदस्य हुआ करते थे, और इनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार भी जो है संरक्षित रहते थे। किसके पास, प्रथम वर्ग के लोगों के पास। तो ये आप मेंशन कर सकते हो अपने पेपर में, मतलब कि प्रश्न में। और साथ ही साथ उत्तरदायित्व जो है, उत्तरदायित्व माने जो कार्य यानी कि जो इनकी भूमिका होती थी, भूमिका तो होती थी लेकिन जो उत्तरदायित्व होता था यानी कार्य करने की, जो या कार्य करना है इनको समाज में, तो इनको कार्य करने के लिए कुछ नहीं कहा जाता था, मतलब कि इनका उत्तरदायित्व कुछ नहीं था। आप ऐसे लिखेंगे कि प्रथम वर्ग में कुलीन, सामंत और पादरी थे, इनके पास अधिकार अधिक थे किंतु उत्तरदायित्व कुछ नहीं थे। ओके। और दूसरे वर्ग में जो आते हैं उनमें साधारण लोग आते थे दूसरे वर्ग में, और जो साधारण लोग थे उनमें खास करके मजदूर और किसान जो हुआ करते थे उस समय के, वो शामिल थे किसमें, द्वितीय वर्ग में। अब इसके अलावा एक और प्रारूप हमारे सामने आता है, एक और जनता का रूप हमारे सामने आता है जो कि साधारण जनता, यानी कि जो सिंपल जो अपनी जनता थी उसके बारे में, यानी कि वो किस में शामिल हो इसको लेकर के जो है बताया गया है, उन्हीं को थर्ड स्टेट खास करके बोला गया। जो साधारण जनता थी उसको थर्ड स्टेट कहा जाता है, ओके, फ्रांस की। और इनको, इन्हीं लोग जो साधारण जनता होती थी यही लोग कर वगैरह दिया करते थे, यानी कि करों का बोझ जो होता था वो साधारण जनता पर होता था। और यही साधारण जनता जो थी ये क्या करती थी, यही कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे थर्ड स्टेट की भागीदारी, यानी कि थर्ड स्टेट इन्हीं को कहा जाता था जो साधारण जनता थी। और खास करके साधारण जनता की बात की जाए तो इनके पास कोई अधिकार इनको नहीं दिया गया था, सारे के सारे अधिकार कुलीन वर्गों के पास, सामंती लोगों के पास, और पादरी लोग जो हुआ करते थे चर्च के जो पुजारी वगैरह, तो चर्च के जो पुजारी होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। वो सामंत यानी कि जो किसी सामंत के एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सामंत, छोटे छोटे सामंतों में बटा हुआ होता था राज्य आपका। तो उसमें मतलब कि जैसे जागीरदार हो गए, जैसे आज देखते हैं प्रधान वगैरह गाँव के, तो उसी प्रकार से सामंती व्यवस्था चलती थी पहले। तो वो सामंत हुआ करते थे वो, और वो एक कुलीन वर्ग होता था
था, यानी कि जो रुपए पैसे के मामले में थोड़ा सा अधिक हो, पूंजीपति वर्ग, ये खास करके। तो ये सब इनके पास अधिकार होते थे, दायित्व नहीं होते थे। दायित्व आपके किसानों के पास, मजदूरों के पास, द्वितीय वर्गों के पास होते थे। और करों का बोझ जो होता था, यानी कि जिनसे टैक्स वगैरह वसूल करते थे, जिससे देश चलता था, वो साधारण वर्ग थे, जिन्हीं को थर्ड स्टेट के नाम से जाना था। निश्चित तौर पर इतना जानकारी आपको मैंने दे दिया, आप लिख लेंगे बड़े आसानी से इसके बारे में। वहीं आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न आपके समक्ष क्या गया? बोर्दो पैक्ट। बोर्दो पैक्ट क्या है भाई? बड़ा ही अच्छा प्रश्न आ चुका है, बोर्दो पैक्ट। तो बोर्दो पैक्ट की अगर बात की जाए, बोर्दो पैक्ट एक प्रकार से एक समझौता, पैक्ट माने समझौता होता है, और बोर्दो जो एक प्रकार से बात की जाए तो ये बोर्दो में हुआ समझौता, तो इसीलिए बोर्दो पैक्ट कहा जाता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार मसला क्या था इसका। तो बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों सूडान में, तो सूडान में एक समय था, 2 सितंबर का दिन था, 1870 ईस्वी की बात है। तो सूडान में 2 सितंबर 1870 ईस्वी को सम्राट थे वहाँ के कौन? नेपोलियन तृतीय। उनके आत्मसमर्पण के 2 दिन बाद ही 4 सितंबर को, यानी कि 2 सितंबर 1870 ईस्वी को सम्राट नेपोलियन तृतीय ने आत्मसमर्पण किया, और उसके आत्मसमर्पण करने के 2 दिन के बाद ही, यानी कि 4 सितंबर का दिन था 1870 ईस्वी में, पेरिस में एक अस्थायी गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। और अब तक फ्रांस की जनता जो थी इतनी पीड़ित और परेशान हो चुकी थी कि अब वह हर कीमत पर शांति चाहती थी। अब हुआ क्या कि गेबेंटा और कुछ अन्य गणतंत्रवादी जो युद्ध थे उनको जारी रखने के पक्ष में थे, और फरवरी 1871 ईस्वी के चुनाव में राजतंत्रवादियों के बहुमत से यह स्पष्ट हो गया था कि फ्रांस की अधिकांश जनता युद्ध जारी रखने के पक्ष में नहीं है। और 17 फरवरी को राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन बोर्दो में संपन्न होता है, जिसमें देश के अनुभवी राजनीतिज्ञ जो थे, यानी जो थीपर्स थे, उनको गणतंत्र का कार्यपालिका का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। और थीपर्स ने अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन का पूरा आश्वासन भी दिया। थीपर्स एक व्यक्ति था जिसको जो है नियुक्त किया गया था, कार्यपालिका का अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दिया गया था। और राष्ट्रीय सभा ने जर्मनी के साथ सख्ती की शर्तें जो है तय करने का जिम्मा पूर्व अधिकारी थीपर्स को ही सौंपा, और संविधान निर्माण के प्रश्न को कुछ और समय के लिए स्थगित कर दिया। और इसी बात को, यानी कि इसी समझौते को आज हम लोग क्या कहते हैं, इसी पैक्ट को हम लोग बोर्दो पैक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो बोर्दो पैक्ट समझ में आ गया। जब नेपोलियन तृतीय आत्मसमर्पण कर देता है, उसके बाद में पेरिस में एक अस्थायी गणतंत्र की स्थापना हो जाती है, घोषणा होती है। उसके बाद में बोर्दो में अधिवेशन होता 17 फरवरी को राष्ट्रीय सभा का, और उसी में जो है जो एक अनुभवी राजनीतिज्ञ था थीपर्स जिसका नाम था, उसको गणतंत्र कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है मनोनीत कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसके जो है कुछ चीज़ें होती हैं, उत्तरदायित्व के निर्वहन का पूरा आश्वासन भी दिया थीपर्स ने। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यही था कहीं ना कहीं पे आपका बोर्दो पैक्ट, जो कि हमने आपके समक्ष बता दिया। ओके, आगे समझते हैं अगला प्रश्न। तो बोर्दो पैक्ट आपके समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, पवित्र मैत्री या पवित्र संघ क्या है? एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। पवित्र जो है पैक्ट या फिर पवित्र मैत्री या पवित्र संघ, जिसको आप होली एलियंस कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पवित्र संघ क्या है या पवित्र मैत्री क्या है? इसको लेकर के अगर प्रश्न आपके एग्जाम्स में आता है तो आप कैसे इसको लिखेंगे, इसको लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए, पवित्र मैत्री या पवित्र संघ की बात अगर करते हैं हम लोग, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे पवित्र संघ की बात की या पवित्र मैत्री, तो ये यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का एक प्राथमिक रूप बोल सकते हैं इसको। किसको? तो पवित्र मैत्री को। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पवित्र मैत्री यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का प्राथमिक रूप था। आगे आप लिखेंगे कि जिसका श्रेय किसको था? तो जिसका श्रेय रूस का एक व्यक्ति था, जार अलेक्जेंडर। तो जार अलेक्जेंडर, और कौन से? प्रथम वाली। तो जार अलेक्जेंडर प्रथम को जो है रूस के जो थे उनको पवित्र मैत्री का एक प्रकार से बात की जाए तो श्रेय जाता है। अलेक्जेंडर जो थे, यानी कि अलेक्जेंडर प्रथम जार, ठीक है, जार वहाँ के राजाओं को खास करके जार बोला जाता था। तो अलेक्जेंडर सुंदर योजनाओं के निर्माण में निपुण थे पहले से भी, और पर दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उन्हें व्यवहारिकता नहीं प्रदान कर पाता था। ये मतलब ये योजना तो अच्छे तरीके से बना पाता था, लेकिन उसको व्यवहारिकता में, यानी कि कैसे उसको लागू करना है या कैसे व्यवहारिक उसको थोड़ा सा बनाया जाए, सैद्धांतिक तो बना लेता था, बड़ी अच्छी चीज योजना, लेकिन व्यवहारिक तरीके से, यानी कि जैसे कि आप देखेंगे एक पक्ष होता समाज का, दो पक्ष, एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक।
तो सैद्धांतिक पक्ष होता है कि आप कोई बातें किताबी ज्ञान जिसको आप कहते हैं वो सैद्धांतिक हो गया, लेकिन व्यवहारिक होता है, कहते नहीं पढ़ना होता है, पढ़ना तो पढ़ना होगा सैद्धांतिक, और करना क्या हो गया आपका व्यवहारिक। तो बिना व्यवहारिक ज्ञान के किताबी ज्ञान कुछ नहीं है, ये बात भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, और ख़ास करके उसी का अभाव रहा जार अलेक्जेंडर प्रथम के पास। और वही आगे चलकर कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि अलेक्जेंडर जो सुंदर योजनाओं का निर्माणक होता है, उसमें निपुण होता है, पर क्या होता है कि ये व्यवहारिकता नहीं प्रदान कर पाता उस सिद्धांतों को, उस निर्माण जो उसने किया है योजनाओं को, ये चीज़ें। और होता क्या है कि 27 सितंबर 1815 ईस्वी की बात है, 26 सितंबर 1815 ईस्वी को रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा, क्या रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा, ये तीनों देश हैं, और इन्होंने अपना एक गुट बनाया। किसने किसने? रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा, इन तीन देशों का एक गुट बना, जिसे पवित्र संघ या पवित्र मैत्री के नाम से हम लोग आज जानते हैं। इसे एक नाम और कहा जाता है पवित्र मित्र मंडल। तो पवित्र मित्र मंडल के नाम से अगर पूछे तो भी यही है। ओके, तो यही एक प्रकार से बात की, पवित्र मैत्री इसको कहा जाता है, एक नाम इसका पवित्र संघ भी है। पवित्र मित्र मंडली के नाम से भी इन तीनों देशों के समूह को हम जानते हैं। कौन कौन से देश है, एक बार फिर से सुनिएगा, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। कब? 26 सितंबर 1815 ईस्वी को। इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम से प्रश्न आता, 2020 में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। ओके, तो इसे पवित्र इसलिए कहा जाता है, ये बात भी प्रश्न उठता है कि पवित्र इसको क्यों कहा गया भाई। तो पवित्र इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें शांति स्थापना के लिए ईसाई धर्म के सिद्धांतों के आधार पर मैत्री स्थापित करने की योजना जो थी वो बनाई गई थी। क्या था इसमें कि शांति स्थापना के लिए ईसाई धर्म के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को आधार बनाया गया, और उस सिद्धांतों के आधार पर मैत्री स्थापित करने की योजना थी, इसीलिए इसको पवित्र कहा गया। क्योंकि मित्र देशों ने इसको किया था, यानी कि रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा ने, इसीलिए इसको मित्र मंडल या पवित्र मित्र मंडल या पवित्र संघ या पवित्र मैत्री के नाम से जाना गया। निश्चित तौर पर यह प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा, तो समझ में आ गई आपकी बातें। अच्छा, और एक प्रश्न और आपसे कभी कभी पूछ लिया था, मान लेते इसी पवित्र वगैरह को लेकर के या फिर मैत्री को लेकर के, एक आता है चतुर्राष्ट्र मैत्री। तो यूरोप के इतिहास में प्रसिद्ध है चतुर्राष्ट्र मैत्री, यानी कि चतुर्राष्ट्र संधि जिसको आप कहते हैं। तो ये किन किन राष्ट्रों के बीच में हुई थी, खास करके ये प्रश्न कभी कभी एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? चतुर्राष्ट्र मैत्री। चतुर्राष्ट्र मैत्री की बात किया तो इसमें आपका रूस था, प्रसा था और ऑस्ट्रिया था। ये तीन तो आपके थे ही पवित्र मैत्री वाले। पवित्र मैत्री में रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा थे। इसके अलावा एक देश इसमें और शामिल हो जाता है चतुर्राष्ट्र मैत्री में। कौन? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन समझ रहे ना, जो आज का इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड है, इन तीनों सभी को मिला लेते हैं तो आपका बनता है क्या? ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो ग्रेट ब्रिटेन जो था वो इसमें शामिल हो जाता है, किसमें? पवित्र संघ में। ओके, तो 20 नवंबर 1815 ईस्वी की बात है। 20 देखिए 26 सितंबर 1815 ईस्वी को रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा अपना गुट बना करके पवित्र संघ का निर्माण करते हैं। उसके बाद में नवंबर का महीना था, 20 तारीख की है, 20 नवंबर 1815 ईस्वी के ही दिन क्या होता है? रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और उसमें ग्रेट ब्रिटेन शामिल हो जाता है, और इन चारों राज्यों ने मिलकर के एक चतुर्राष्ट्र मित्र मंडल का क्या किया? निर्माण किया। और यह पवित्र मित्र मंडल यूरोपीय व्यवस्था का नैतिक और धार्मिक स्वरूप था। तो चतुर्राष्ट्र मित्र जो था वो इसका राजनीतिक और व्यवहारिक रूप बना करके जो बहुत समय तक यूरोप के राजनीतिक मामलों की संचालन जो है प्रकार से कहीं ना कहीं पे करता रहा ये चतुर्राष्ट्र मैत्री। तो आप देखेंगे एक तो धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर था, लेकिन एक ये जो दूसरा था ये कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो ये राजनीतिक और व्यवहारिक रूप बना करके। तो ये पहला क्या था? जो मित्र मंडली था, यानी कि पवित्र मैत्री था, यानी पवित्र जो संघ था, इसका क्या उद्देश्य था? ये धर्म सिद्धांतों के आधार पर था, धार्मिक था, कहीं ना कहीं पे धार्मिक शांति, धार्मिक आधारों के आधार पर, धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर शांति कायम करना चाहता था। वही जो एक प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाली जो संस्था आई या राजनीतिक मामलों में या व्यवहारिक मामलों में, तो यूरोप के राजनीतिक मामलों की संचालन करने के लिए एक प्रकार से चतुर्राष्ट्र मैत्री की स्थापना 20 नवंबर 1815 ईस्वी में रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और ग्रेट ब्रिटेन के सम्मेलन मतलब कि एक प्रकार से सम्मेलन हुआ दोनों चारों देशों का, और उसके बाद में एक जो है गठन हुआ, तो उसी को चतुर्राष्ट्र मैत्री के नाम से हम लोग जानते हैं। निश्चित तौर पर यह भी प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न, टिलिसिट की संधि
टिलिसिट की संधि ऐसे लिख देगा, क्वेश्चन मार्क देगा, मतलब कि ऐसे फुल स्टॉप। तो टिलिसिट की संधि के बारे में आपको यहाँ 50 शब्दों में बयां करना है। अब देखिएगा इस सभी के बारे में अगर ऑब्जेक्टिव मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे लिखित पूछे, चाहे लघु उत्तरीय, चाहे दीर्घ उत्तरीय पूछे, तो आप इतना डाटा जान गए थोड़ा बहुत तो इसमें बना करके आप आसानी से और भी आगे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्या है, टिलिसिट की संधि पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न यही आपसे पूछाएगा, या टिलिसिट की संधि आपको केवल इतना लिख करके छोड़ देगा। तो जो भी करेगा आप क्या लिखेंगे, इसमें मैं बता रहा हूँ, लिखना यह है कि आप लिखेंगे कि 27 अक्टूबर 1806, डेट क्या है 27 अक्टूबर 1806 की बात है। इसी डेट को नेपोलियन ने विजय पताका फहराया अपना, और विजय पताका फहराते हुए प्रसा की राजधानी थी उस समय बर्लिन, तो प्रसा की राजधानी बर्लिन में जा पहुंचा और वहां पर रूस पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त कर लिया। किसने किसने प्राप्त किया, नेपोलियन ने। तो क्या है 27 अक्टूबर का दिन था, 1806 ईस्वी की बात है। नेपोलियन जो था उसने विजय पताका को फहराते हुए प्रसा की राजधानी जो बर्लिन है वहां पर जाकर के पहुंचा और वहां रूस पर आक्रमण करा और रूस पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लिया। और रूस के जार जो थे अलेक्जेंडर, उनकी प्रार्थना पर 25 जून की का दिन था, 25 जून 1806 ईस्वी में ही दोनों देशों के बीच में क्या होता है, एक संधि होती है, और उसी संधि को हम टिलिसिट की संधि के नाम से जानते हैं खास करके। तो देखिए जो नेपोलियन था, खास करके कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं नेपोलियन के बारे में, आप भारत जैसे कि वो भी युद्ध लड़ता था, जीतता था, हमेशा हारा वारा नहीं नेपोलियन भी, लेकिन एक आध तो शायद हारा। लेकिन आप देखेंगे कि भारत में भी नेपोलियन जैसा एक राजा हुआ है। आप देखेंगे भारतीय इतिहास में, खास करके प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे गुप्ता पीरियड में, कि गुप्ता डायनेस्टी में आपका समुद्रगुप्त का नाम आपने सुना होगा। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो जैसी ख्याति विश्व स्तर पर नेपोलियन ने प्राप्त करी थी, उसी ख्याति को प्राप्त हुआ, फिर उससे अधिक ख्याति प्राप्त हुई थी किसको, समुद्रगुप्त को। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो टिलिसिट की संधि कब हुई थी, 25 जून को, किसकी प्रार्थना पर, रूस का जार जो था अलेक्जेंडर, हमने बताया नहीं था अलेक्जेंडर प्रथम। तो कहीं ना कहीं पे अलेक्जेंडर जो थे उन्होंने मतलब कि क्या किया, इनके सामने मतलब कहीं ना कहीं पे जो है संधि करने के लिए प्रार्थना की कि हाँ भाई नेपोलियन से कि भाई किसी तरीके से जो है हमारा भी देश बचा रहे, आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, धन दौलत चाहिए या फिर ज़मीन जायदाद चाहिए, क्या चाहिए आप बताओ, मैं उसको दे रहा हूँ, लेकिन आप युद्ध मत करो या फिर ऐसे जनता को परेशान मत करो। इस प्रकार से बातें हुई। उसमें क्या हुआ कि 25 जून का समय था। 25 जून को 1806 ईस्वी की बात है, जो है रूस के या फिर दोनों जो थे, यानी कि जो टिलसिट यानी कि जो नेपोलियन था और अलेक्जेंडर था, तो नेपोलियन और अलेक्जेंडर के बीच में 25 जून को एक समझौता होता है। उसी समझौतों को या फिर उसी संधि को हम टिलसिट की संधि के नाम से जानते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो है इसमें आप देखेंगे तो नेपल्स, हालैंड, ब्रिट राज्यों को जो मतलब कि ये जो राज्य थे, यानी कि जो नेपल्स था और हालैंड था, ये सब जीता हुआ राज्य था, उसको रूस को जो है दे दिया गया। किसने दिया, नेपोलियन ने दे दिया। और ये राज्य नेपल्स, हालैंड, वेस्टफेलिया और राइन संघ, ग्रेट जो है ग्रेट डची ऑफ वारसा, ये सब जो थे इसमें शामिल थे। और संपूर्ण यूरोप को आपस में बांट देने के लिए एवं इंग्लैंड को कुचल देने के लिए दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक गुप्त रूप से समझौता हुआ था कि आप क्या करोगे, ये जो देश हमने या फिर जो जमीन हमने जीती है, ये सब आप लोग ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो कि जो ग्रेट ब्रिटेन है या जो ब्रिटेन है यानी जो इंग्लैंड है, इसको कुचल देने के लिए दोनों देशों के बीच में एक गुप्त रूप में समझौता हुआ था कि इसको किस तरीके से हराना है। ये तो नेपोलियन की एक प्रकार से यही समझौता हुआ था, टिलसिट की संधि नेपोलियन और अलेक्जेंडर के बीच में। रूस का जार था अलेक्जेंडर। ओके, तो क्लियर बात हो गई, समझ में आ गई बातें, समझ में आ गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके समक्ष है, खूनी रविवार क्यों प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे आ गया, खूनी रविवार। खूनी रविवार क्या है भाई, इसको थोड़ा समझते हैं, बड़ा फेमस प्रश्न है। और जानते हैं कि आखिरकार खूनी रविवार के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसको उस रविवार को हम खूनी रविवार कहा जाता है। क्योंकि रविवार को एक घटना होती है रूस के इतिहास में खास करके, और उसी को इसी नाम पर के हम खूनी रविवार कहते हैं। क्योंकि उस दिन रविवार था, उस दिन बहुत ज़्यादा एक प्रकार से घटना थी बड़ी घोरनाक, तो कहीं ना कहीं पे उसी को कहते हैं। हुआ क्या कि
रूस का जो ज़ारशाही जो एक प्रकार से जो ज़ार था, वो आप देखेंगे रूस में ज़ारशाही निरंकुशता जो थी, यानी कि जो इस प्रकार की निरंकुशता थी ज़ारशाही यानी कि ज़ार लोगों की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी चढ़ी थी, यानी कि उनका बोलबाला था। आप लिखेंगे कि रूस में ज़ारशाही निरंकुशता का बोलबाला था। आगे लिख सकते हैं आप कि जार तथा सम्राट के अधिकारी जनसाधारण जो लोग हुआ करते थे, उन वर्गों पर क्या करते थे, जो जनसाधारण वर्ग हुआ करते थे उन पर अत्याचार क्या करते थे, टैक्स बढ़ा देते थे, ये इस प्रकार से तमाम प्रकार की चीज़ें क्या करते थे। 1904 से 5 ईस्वी में रूस जापान जैसे छोटे देश से पराजित हो जाता है और जनता इन बातों से क्षुब्ध हो जाती है कि बताओ इतना छोटा सा देश जापान है और उसने इतने बड़े भूभाग पर, यानी कि जब उस समय आप देखेंगे तो रूस के पास 15 देश थे उस समय। 15 देशों का एक समूह था सोवियत संघ। और जब कहीं न आप देखेंगे कि वो भी हार गया किसी छोटे से देश से, जापान से, तो जनता के अंदर ये कहीं न कहीं पे क्षुब्ध भावना प्रतीत हुई और 22 जनवरी 1905 ईस्वी को अपनी श्रमिक मांगों को प्रस्तुत करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग दुर्ग में एकत्र हो जाते हैं जनता लोग सभी। और उन्होंने जार के सामने अपनी मांग रखी। जार के आदेश से क्या हुआ कि जो शाही सैनिक थे उन्होंने क्या किया, श्रमिकों पर गोलियां चलाना प्रारंभ कर दी थी। कहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो सेंट पीटर्सबर्ग जो था उसी दुर्ग, एक प्रकार से किला बना हुआ था, तो उसी दुर्ग में, यानी दुर्ग माने किला, तो उसी दुर्ग में एकत्र हुए थे लोग अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए कि ऐसा ऐसा क्या हो रहा। और दिन कौन सा था आपका, 22 जनवरी का दिन याद रखिएगा। 22 जनवरी का दिन था, 1905 ईस्वी की बात है। उसी समय वो 22 जनवरी 1905 ईस्वी को श्रमिक मांगों को प्रस्तुत करने के लिए, जो श्रमिक लोग थे अपनी मांगों को प्रस्तुत करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग दुर्ग में एकत्र हुए थे। और उन्होंने क्या किया, जार ने कहा कि अपने सैनिकों से कि इन पर गोलियां बरसा दो, भगाओ इनको। तो उन्होंने क्या किया, जार ने क्या किया, गोलियां बरसा दी। और गोलियां बरसाने यानी कि जब सैनिकों पर गोलियां बरसाई गई तो इससे क्या हुआ, जिसमें बहुत सारे जो निहत्थे थे, जो श्रमिक थे, वो मारे जाते हैं और बहुत सारे श्रमिक घायल भी होते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है कि लहूलुहान पूरा का पूरा आपका ये सेंट पीटर्सबर्ग का जो दुर्ग होता है वो कहीं ना कहीं पे लहूलुहान हो जाता है। खून बहुत ज़्यादा गिरता है। कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि खून, कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे निहत्थे लोगों पर जो है गोलियों से वार किया गया। तो इसीलिए उस दिन का मतलब, उस दिन कौन सा था दिन, तो रविवार का दिन था। तो इसीलिए इस दिन जो रविवार था, इसी कारण से इस घटना को हम जो है रूस के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ओके, और आज भी जाना था खूनी रविवार का दिन। तो ये एक प्रकार से था खूनी रविवार, इसीलिए प्रसिद्ध है। निश्चित तौर पर आपके समझ में बातें आ गई होंगी। ओके, तो क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, और एक प्रश्न यहीं पर और आपसे पूछा सकता है कि बोस्टन हत्याकांड पर टिप्पणी कीजिए। बोस्टन हत्याकांड क्या है, तो 1770 ईस्वी से 71 ईस्वी में अमेरिका में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया था। और इन घटनाओं में बोस्टन हत्याकांड विशेष उल्लेखनीय आपका जो है जाना जाता है। बोस्टन एक नगर है, तो उस नगर में नागरिक जो है उस नगर के, यानी बोस्टन नगर में नागरिकों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में क्या होता है, कुछ झगड़ा हो गया था। और ब्रिटिश सैनिकों ने रोष में आकर के गोलियां चला दी थी, जिसमें बहुत से नागरिक मारे गए थे और बहुत से नागरिक हताहत भी हुए थे, यानी कि घायल हुए थे। इसे बोस्टन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और इनका कहीं ना कहीं पे इसका उपनिवेशों की जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह उत्तेजित होकर के उग्र हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बोस्टन हत्याकांड यही है जो कि अमेरिका से संबंधित है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते और ये प्रश्नों को हम समझते हुए। ठीक है, देखिए भाई, 6वां नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क कौन था। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण जब भी आपका नाम आता तो बिस्मार्क का नाम आपका सबसे पहले आता है कहीं ना कहीं पे। तो आप देखेंगे जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क। और इसीलिए आप देखेंगे भारत का एकीकरण किसने किया था, भारत का एकीकरण किसने किया था, तो भारत का एकीकरण किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। देखेंगे 565 छोटी बड़ी रियासतें अंग्रेज लोग छोड़ करके गए थे और उन सभी रियासतों को मैनेज करना ये सरदार जी की खोपड़ी में अच्छी तरीके से आता था और उन्होंने ऐसा किया। आप देखेंगे 3 रियासतें नहीं मिल रही थी, कश्मीर, जूनागढ़ और एक और थी आपकी हैदराबाद, लेकिन तीनों को किस तरीके से मिलाया। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कार्य किया, एकीकरण किया भारत का, जो अखंड आप देख रहे हैं, भारत देख रहे हैं, भारत का ढांचा देख रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं,
अगर वो ना होते तो शायद आज भारत ऐसा ना होता, उसके नक्शे में बहुत ज़्यादा हेर फेर यानी परिवर्तन देखने को मिलता। और ठीक यही कार्य बिस्मार्क का भी है जर्मनी के लिए। आइए बात करते हैं कि बिस्मार्क कौन था आखिरकार। तो बिस्मार्क की बात की जाए तो 1 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मनी नामक राज्य का उदय होता है और इसका श्रेय बिस्मार्क को ही जाता है। तो जर्मनी का उदय यानी जर्मनी का एक प्रकार से उदय एक निश्चित रूप में एक अच्छे देश के रूप में कब आता है? 1 जनवरी 1871 ईस्वी में, और इसका श्रेय बिस्मार्क को ही जाता है। और बिस्मार्क जो था वो जर्मन राज्य को संगठित और शक्तिशाली राज्य बनाना चाहता था। 16 अप्रैल 1871 ईस्वी का दिन था, तो उसको अंगीकृत जर्मनी के संविधान मतलब कि 16 अप्रैल 1871 ईस्वी में जो जर्मनी का संविधान है ये लागू हुआ था। और उसके अनुसार जर्मनी के संविधान के अनुसार क्या कहा गया कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। बिस्मार्क का क्या था भाई? जर्मनी का चांसलर था। 1871 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक वह जर्मनी के प्रशासन का सर्वोच्च व्यक्ति बना रहा। कौन? जो बिस्मार्क था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। सम्राट विलियम प्रथम का इस पर पूर्ण विश्वास रहता था और कालांतर में कैसर विलियम द्वितीय के कारण इसे त्यागपत्र भी देना पड़ा था। तो इस प्रकार से बिस्मार्क के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो हमने आपको बताई ये निश्चित तौर पर आपको समझ में आई होगी। और कैसर विलियम द्वितीय जो था इसकी बात की है तो ये फ्रेडरिक तृतीय के उपरांत था, उसका पुत्र था कैसर जो है कैसर विलियम द्वितीय। कौन था ये? फ्रेडरिक तृतीय जब गद्दी पर था उसके बाद में ये बैठा था जो है कैसर विलियम द्वितीय 1888 ईस्वी को जर्मनी का सम्राट बनता है। बड़ा प्रतिभाशाली था, आकर्षक सम्राट था। इसने दंभ और क्रोध का भी समावेश कहीं ना कहीं पे था और वह राजा के दैवीय अधिकार का समर्थक भी था। और उसमें एवं बिस्मार्क में विभेद भी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है। और जो है मार्च 1890 ईस्वी को बिस्मार्क ने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया। और कैसर का कहना यह था कि देश में एक ही राजा है और वह मैं हूँ, ऐसा वो कहता था। कौन? कैसर। और कैसर पूरा नाम क्या है? जो है कैसर विलियम द्वितीय, जो कि जर्मनी का शासक था। तो इसने कहा कि देश में एक ही राजा हो सकता है और वो राजा कौन है? वो राजा मैं हूँ। और ये जो था कैसर विलियम द्वितीय, ये समस्त अधिकार को जो है स्वयं रखना चाहता था, सारे अधिकारों को अपने में समाहित किए हुए था। और इसीलिए कहीं ना कहीं पे बिस्मार्क के बाद इसके शासनकाल में 4 चांसलर और भी आते हैं। और वास्तव में कैसर विलियम द्वितीय राज्य की सभी नीतियों को स्वयं निर्धारित करता था, उसमें किसी की हेरफेर करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कैसर विलियम द्वितीय के बारे में अगर पूछे कि कैसर विलियम द्वितीय कौन था तो ये बातें आप लिख सकते थे उसके स्थान पर। कैसर विलियम द्वितीय के बारे में, बिस्मार्क के बारे में हमने आपको बता दिया। बिस्मार्क जो था वो कहीं ना कहीं पे जर्मनी में बहुत दशकों तक रहा, 1890 ईस्वी तक जो है वो बना रहा। लेकिन बाद में होता क्या है, 1890 ईस्वी में यही जो कैसर विलियम द्वितीय है इसके जो है नीतियां जो ऐसी थी कि केवल वही राजा है, मैं ही मैं हूँ, तो बाकी कुछ नहीं है, मेरे कारण देश चलता है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत यानी कि राजा जो मैं हुआ हूँ तो ये भगवान की मर्जी है, उसमें ऐसा मानता था वो। तो कहीं ना कहीं पे जो है जो ये थे बिस्मार्क थे वो त्यागपत्र देते हैं अपने पद से। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं पूरी की पूरी सिनेरियो को हमने आपको कह सुनाया। निश्चित तौर पर आपकी समझ में बातें आ गई होंगी। ओके, और कहीं ना कहीं बिस्मार्क की बात की है तो बिस्मार्क जो था वो जर्मनी की सुरक्षा एवं उन्नति हमेशा चाहता था। और इसीलिए उसने प्रसा के शासक जो थे उस समय के अलेक्जेंडर द्वितीय, ऑस्ट्रिया के शासक थे फ्रांसिस द्वितीय और रूसी जार थे उस समय के, तो उन सभी के साथ 1872 ईस्वी में बर्लिन नामक स्थान में 3 सम्राटों के बीच में एक संघ का निर्माण करते हैं सभी लोग। कौन कौन? तो कौन कौन भाई? बर्लिन, आप देखते हैं बर्लिन का नाम आपने सुना होगा, ठीक, बर्लिन समझौता। तो बर्लिन कहीं ना कहीं पे बर्लिन संधि, तो बर्लिन जो था उसी में 3 सम्राटों के बीच में यानी कि ऑस्ट्रिया के सम्राट थे, शासक थे फ्रांसिस द्वितीय, और अलेक्जेंडर द्वितीय थे आपके प्रसा के शासक, और रूस के जार थे यानी कि रूसी जार थे। तो उन तीनों के बीच में एक संघ का निर्माण किया और यह बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय एक प्रकार से मान सकते हैं। फ्रांस इन राज्यों से मित्रता से वंचित हो गया था और बिस्मार्क इस संघ का नेता बना, परंतु यह संघ अधिक समय तक कायम नहीं रह सका। 1800 जो है एक प्रकार से बात की जाए जो है 79 ईस्वी में यानी कि 1879 ईस्वी में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ द्विगुट संधि की। क्या, कौन सी संधि की थी? द्विगुट संधि की। और दोनों ने एक दूसरे पर जो है अनाक्रमण एवं सहयोग का वचन दिया, यानी कि हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। ऑस्ट्रिया ना तो इस पर करेगा जो है फ्रांस पर,
और ना ही फ्रांस जो होगा, सॉरी, ना जर्मनी पर ऑस्ट्रिया, ना जर्मनी पर करेगा, ना जर्मनी ऑस्ट्रिया पर करेगा। इस प्रकार से बातें हुई, दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और यह संधि बिस्मार्क के लिए शानदार उपलब्धि मानी जा सकती है। परंतु क्या हुआ कि कुछ विद्वान इसे विश्व युद्ध का कारण एवं बिस्मार्क की महान भूल भी कहते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक प्रश्न भी बनता है और उस प्रश्न को हमने यहाँ पर रखा भी है। एक प्रश्न बनता है इसको लेकर के कि कहीं ना कहीं पे जो बिस्मार्क था, इसकी जो नीतियाँ थी, इसके कारण ने ही विश्व युद्ध को जन्म दिया। प्रश्न क्या बनता है आपसे? प्रश्न बनता है मेरे प्यारे दोस्तों कि बिस्मार्क की विदेश नीति, जो बिस्मार्क की विदेश नीति थी, दो शब्दों यानी फूट डालो और राज करो में व्यक्त की जाती है। आप देखेंगे कि जो बिस्मार्क था, कहीं ना कहीं पे इसके कारण से ही विश्व युद्ध को बढ़ावा मिलता है। ये भी कहीं ना कहीं पे बात सत्य ही है। आप देखेंगे कि जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई हो, तो उसमें आप देखेंगे इसके कहीं ना कहीं पे बातें आती है सामने, तो उसके बारे में हम देखेंगे किसी तरीके से। तो आप अभी आगे चल के वो प्रश्न हमने रखा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से एक प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बिस्मार्क के बारे में हो गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मॉन्टेस्क्यू कौन था? मॉन्टेस्क्यू आपको पता ही होगा। मॉन्टेस्क्यू कौन था भाई? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है आप देखेंगे, भारत में भी आप देखेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू कौन था? फटाफट से कुछ बातें लिखने का प्रयास करेंगे। मॉन्टेस्क्यू की जब हम बात करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू कौन था भाई? मॉन्टेस्क्यू जो था वो फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला प्रथम व्यक्ति था। फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला प्रथम व्यक्ति का अगर कोई प्रथम व्यक्ति था तो कौन था? वो मॉन्टेस्क्यू था। ओके। और मॉन्टेस्क्यू जो था ये उच्च कोटि का वकील भी रहा है अपने जमाने का, और एक प्रकार से बोर्दो की संसद का न्यायाधीश भी था। ये किसकी संसद का? बोर्दो की संसद का न्यायाधीश भी था। कौन? मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू ने 1748 ईस्वी में अपनी सुप्रसिद्ध रचना थी इसकी एक, कानून की आत्मा। कानून की आत्मा यानी कि दी स्पिरिट ऑफ लॉ। दी स्पिरिट ऑफ लॉ इसकी एक पुस्तक है और एक कानून की पुस्तक है, और इसको प्रकाशित करवाता है 1748 ईस्वी में। कौन? तो मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू पुस्तक का नाम क्या है? कानून की आत्मा, दी स्पिरिट ऑफ लॉ। ओके। तो इसमें क्या हुआ कि उसने फ्रांस के राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत की कटु आलोचना की। आप देखेंगे कि फ्रांस में देखेंगे जो राजतंत्र था उसमें आप देखें कहीं ना कहीं पे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति माने होता है कि राजा जो होता है वो भगवान के द्वारा बना करके भेजा था, कि चूंकि राजा के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, जो गुण होते हैं, वो प्रदत्त होते हैं। प्रदत्त माने होता है कि वो प्रकृति के द्वारा उसको मिले हुए होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि भगवान आपको राजा बना करके वहीं से भेजते हैं। आपके कर्तव्य, आपके उत्तरदायित्व निर्वहन करने की क्षमता, आपका टैलेंट निर्धारित करता है कि आप राजा बनेंगे या रंक बनेंगे या भिखारी बनेंगे या फिर कोई बिजनेसमैन बनेंगे या फिर आजकल के जमाने में नौकरी आपको पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पे आपके टैलेंट पर निर्भर करता है। ठीक। तो ये फ्रांसीसी राजतंत्र की कटु आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति था मॉन्टेस्क्यू। ओके। और इसने क्या किया, जो फ्रांस के राजाओं का दैवीय अधिकार था, यानी कि दैवीय अधिकार के सिद्धांत, उसकी कटु तरीके से आलोचना की। और फ्रांस की सड़ी गली जो खोखली संस्थाएं थीं, उन संस्थाओं की बड़ी बड़ी आप देखेंगे, या बड़ी से अधिक कड़ी जिसको बोल सकते हैं, तो बड़ी कड़ी आलोचना करी। बड़ी कड़ी माने आलोचना करने का मतलब ये होता है कि बहुत कूट आलोचना जिसको कहते हैं आप, खूब धड़ल्ले के साथ बिना डरे हुए जो है इसने आलोचना करी, तो जिसको कहते हैं कटु आलोचना। तो कटु आलोचना करी खूब अच्छे तरीके से। और शक्ति पार्थक्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति पार्थक्य यानी कि आपके पास अगर टैलेंट है, शक्ति है, आपके पास क्षमता है, तो आप राजा बने, आप चुनाव लड़े, उसके बाद में कुछ हो। इस प्रकार से चीजें कहीं ना कहीं मॉन्टेस्क्यू था। तो ये अच्छी बात है मॉन्टेस्क्यू की, और ये मॉन्टेस्क्यू बड़ा ही ठीक है। तो इस प्रकार से ये बड़ा अच्छा वकील भी रहा है अपने जमाने का, और पुस्तक तो इसकी बड़ी फेमस है, कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, 1748 में प्रकाशित होती है। एक व्यक्ति अच्छा यहीं पर अगर पूछ लिया जाता आपसे कि एक व्यक्ति का नाम और आता है वाल्टेयर। वाल्टेयर कौन था? तो वाल्टेयर की बात की जाए तो वाल्टेयर के बारे में अगर पूछा है तो क्या लिखेंगे? वाल्टेयर जो था उसकी गणना पद्धति जागृत के नेताओं में सबसे आगे थी। यानी कि जो गणना बौद्धिक जागृति थी, उसकी जो गणना करने की क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी नेताओं से। और वो दूरदृष्टि वाला था, यानी कि भविष्य की चीज़ों को बहुत पहले समझ जाता था कि हाँ आगे क्या करें तो अच्छा होगा, इस प्रकार से चीज़ें। तो जो वाल्टेयर था वह एक महान कवि भी था, एक लेखक भी था, दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी कहीं ना कहीं पे रहा है, और पत्रकार भी था। और साथ ही साथ पत्रकार के साथ ही साथ ये बड़ा आलोचक भी रहा है।
और आलोचना के साथ साथ बड़ा व्यंग भी लोगों पर किया है। तो कहने का मतलब कि जो वॉल्टियर था ये एक महान कवि, लेखक, दार्शनिक, इतिहासकार, पत्रकार, आलोचक और व्यंग्यकार भी था। कहीं ना कहीं पे कटु आलोचना करनी हो, व्यंग करना हुआ किसी मुद्दे पर, पत्रकारिता में इतिहास लिखना हुआ, दार्शनिक यानी विचार देना हुआ, लेखक के तौर पर कोई पुस्तक लिखनी, या कवि भी यानी कि ये रचनाएं भी कवित्व में यानी लेखन शैली इसकी जो है काव्य गद्य दोनों जो है शैलियों में रही। तो खास करके बड़ा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था ये वॉल्टियर। और वॉल्टियर को हर प्रकार के अत्याचार से घृणा थी, चाहे जिस भी प्रकार का अत्याचार हो सभी से घृणा क्या करता था वॉल्टियर जो था। और मानव स्वतंत्रता का समर्थक था। कौन? ये वॉल्टियर जो था ये मानव स्वतंत्रता का कौन सा था? ये भाई समर्थक था। और उसकी लेखनी तलवार से भी धारदार थी। आप लिखेंगे कि उसकी लेखनी यानी जो कलम थी वो तलवार से भी तेज थी, यानी कि बिना डरे हुए तमाम सारी बातों को लिखता था। और उसने अपनी लेखनी के द्वारा क्या किया? उस युग के अन्याय जो हो रहे थे उस समय, जो अत्याचार हो रहे थे, जो धार्मिक रूप से भ्रष्टाचार हो रहे थे, जो निराधार एक प्रकार से कोई चीज़ें हो रही थी, निराधार यानी जिसका कोई आधार नहीं, भ्रष्टाचार हो रहे थे, खूब अच्छे तरीके से धार्मिक अत्याचार हो रहे थे, विश्वासों के विरुद्ध ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो लगातार उसके मतलब कि जो उसको लगता था कि ये अत्याचार है, तो उसके विरुद्ध लंबे समय तक ये संघर्ष करता रहा। और वह चर्च को एक प्रकार से बदनाम चीज के खिलाफ पुकारता था। सबसे बड़ी बात तो इसकी यही रही है कि उस समय जब चर्च के बारे में लोग बातें कहना एक प्रकार से जो व्यक्ति बोलता था उसको एक प्रकार से जान का खतरा तक रहता था। तो उस समय के जो है समय में जो ये था वॉल्टियर, उसने बदनाम चीज बोला किसको? चर्च को। कहा कि ये बदनाम चीज है, इसको कुछ नहीं दिखता है, इस प्रकार से तमाम सारी बातें बताई। जो है बदनाम चीज कहा चर्च को। तो कितनी बड़ी बात थी उस समय। आज आप सरकार के खिलाफ या किसी भी खिलाफ आप देखेंगे जो व्यक्ति इस तरीके से बोलते हैं, आप अभी भी सरकार के खिलाफ कोई जल्दी बोलना पसंद नहीं करता, चाहे सरकार गलत कर रही हो या अच्छा कर रही हो। तो अच्छा करेंगे तो सभी बोल देंगे, कुछ उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी कोई सरकार हो बहुत ज़्यादा बुरा कर रही हो, अभी मैं वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब कि कोई भी सरकार की हो अगर वो गलत करती, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे भूतकालीन सरकार थी, तो अगर कोई भी सरकार गलत करती है तो कटु आलोचना करना आपका परम कर्तव्य है। आप उस पर टिप्पणी टीका टिप्पणी कर सकते हो, लेकिन वो आपकी आधारित टिप्पणी होनी चाहिए। तो इस बात कहीं ना कहीं पे इस बात चाहे आधारित हो या ना हो, अगर आप गलत कर रहे हो तो चाहे आप हमें जेल करो, चाहे आप हमें जो है थाने में बंद कर दो, उसको लेकर के बिल्कुल डरता नहीं था वाल्टियर, और तुरंत धड़ल्ले के साथ बोलता था। ओके, अब तो ये हो गया आपका मॉन्टेस्क्यू, बिस्मार्क और वाल्टियर, इन सभी के बारे में बता ही दिया। अच्छा, कभी कभी पूछा था आपसे पूछ लिया जाए कि रूसो कौन था। रूसो भी एक प्रकार से बात की जाए तो ये अपने युग के विचारकों में रूसो जो था वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान इसका रहता है। और रूसो जो था ये आदि मानव भला एक न्यायशील था, सुखी प्राणी था, किंतु सभ्यता ने उसे भ्रष्ट और पतित कर दिया था। रूसो की बात किया तो उसने अपने विचारों का विस्तृत विवेचन अपनी पुस्तक थी उसकी एक उसमें किया था। उस पुस्तक का नाम शायद है आपका, एक पुस्तक सामाजिक संहिता, ठीक है, सामाजिक संहिता। तो एक प्रकार से बात की जाए तो सामाजिक संहिता ही इसकी पुस्तक है। और पुस्तक का पहला वाक्य इसने क्या लिखा कि मनुष्य जो था, इसने अपनी पुस्तक में पहला जो वाक्य लिखा है क्या लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये बात उसने कही थी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, जब पैदा हुआ तो उसके कोई बंधन नहीं थे, वो स्वतंत्र था, लेकिन बाद में क्या होता है वो तमाम सारे बंधनों में जकड़ा हुआ रहता है उसी समय। और प्रजा ने, उसने कहा कि प्रजा ने राजा को नियुक्त किया है और प्रजा को उसे बदलने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल, क्योंकि प्रजा, जैसे कि उसने कहा कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा तो हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। जैसे लड़का पैदा होता है, लेकिन जब पैदा होता है तो उसके पिता कौन है, माता कौन है, उसके फूफा बुआ मौसा मौसी, या इसी प्रकार से आप देखेंगे तमाम सारी चीज़ें। तो लड़का पैदा तो हुआ लेकिन वो नहीं जानता कि मेरे कौन क्या कैसे क्या मामला है, लेकिन उसके बंधन जो है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके पिता निर्धारित करेंगे। शुरुआत के दिनों में क्या बनना है या फिर बाद में उसकी रुचि पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पे उस पर कई सारे जो है कहीं ना कहीं पे उसके जो है बंधन होते हैं, सामाजिक बंधन हो या फिर धार्मिक बंधन हो या किसी प्रकार के नैतिक बंधन हो। तो इसी प्रकार से राजा जैसे होता है, राजा को हम लोगों ने बनाया, प्रजा ने राजा को बनाया, तो प्रजा ने राजा को जब बना दिया उसके बाद में होता क्या कि राजा अगर गलत कार्य करता है, कोई कार्य नहीं सुनता है या फिर अच्छे कार्य नहीं करता है या फिर कोई ऐसा कार्य करता है जो कि सामाजिक ना हो, नैतिक ना हो, या अत्याचारी कार्य करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो उसको हटाने का भी अधिकार
प्रजा के पास है, ऐसा मानता था रूसो। तो ये रूसो के बारे में बातें अगर पूछे तो आप लिख सकते हैं। अगर यहीं पर आपसे और प्रश्न पूछ ले कि लेनिन लेनिन कौन था, लेनिन, तो लेनिन के बारे में भी प्रश्न आता है। तो लेनिन जो था वो रूसी क्रांति का नायक बोल सकते हैं लेनिन को। रूसी क्रांति का कौन था, ये नायक था, यानी कि हीरो था रूसी क्रांति का। और इसका जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था और इसका विचार शुरुआत से ही क्रांतिकारी टाइप का ही था। और ये रुजान विश्वविद्यालय में वह क्रांतिकारी यानी कि उग्र बन गया था जब विश्वविद्यालय में था, रुजान विश्वविद्यालय में। और इसने जल्दी ही सेंट पीटर्सबर्ग में साम्यवादियों का नेता बना और नेता बन करके 1900 ईस्वी में उसे सेंट पीटर्सबर्ग से मुक्ति भी मिली। और रूस आकर के उसने क्या किया, वाल्सेविक दल को मजदूर, कृषक एवं सैनिकों से क्या किया, जोड़ देता है। और क्या होता है कि लेनिन जो था वो समता एवं समाजवाद का पोषक और पूंजीवाद का उग्र विरोधी जो है था लेनिन। तो पूंजीवाद का क्या था, ये उग्र विरोधी था। और उस समय समाजवाद बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था। रूस में आज भी देखेंगे समाजवाद है, यानी कि वहाँ पर सरकारी चीज़ें ही आपको देखेंगे खास करके। तो लेनिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पूंजीवाद का प्रबल या घोर विरोधी या उग्र विरोधी था। और उसने सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व किया। सर्वहारा यानी कि जो सताए हुए लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसका नेतृत्व किया किसने, लेनिन ने। और अंत में उसने साम्यवाद की स्थापना करने में सफलता प्राप्त करी। तो साम्यवाद की स्थापना करने का श्रेय लेनिन को जाता है। और आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1929 को लेनिन की मृत्यु हो जाती है। और इसके सम्मान में बाद में क्या होता है कि पेट्रोमाड का नाम बदल करके लेनिनवाद कर दिया गया। तो आप सोचो, पेट्रोमाड जो था उसका नाम बदल करके लेनिनवाद कर दिया गया। तो सोचिए आप कितना बड़ा एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये दार्शनिक रहा और विचारक रहा, विद्वान रहा। और विद्वान ये सब अगर आप हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप जनता के लिए या फिर ऐसा कुछ कार्य करें समाज के लिए जिससे आप सराहनीय हो, जिससे आपका योगदान हमेशा याद रखा जाए। तो ठीक उसी प्रकार से लेनिन का कार्य था। और लेनिन कहीं ना कहीं पे रूसी जो क्रांति हुई थी उसका जो है क्या था, हीरो था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न है, गेरीबाल्डी कौन था। गेरीबाल्डी कौन था भाई, गेरीबाल्डी कौन था, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। आज का वीडियो अगर आप देख लेंगे, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पेपर आपके समझ में आ रहा है। और एक ही वीडियो के माध्यम से आप पूरे के पूरे पेपर का रिवीजन करना पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिल रही है। निश्चित तौर पर आपका रिवीजन हो जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, गेरीबाल्डी कौन था। गेरीबाल्डी की बात की जाए तो ये नीस का रहने वाला था। कौन, गेरीबाल्डी कहाँ का था, गेरीबाल्डी नीस का रहने वाला था। पादरी बना ये, और पादरी बनने से मतलब कि पादरी बनाने वाला था। लेकिन पादरी बनने से बचने के लिए या क्या किया, अपना देश जो था उसको छोड़ देता है। और लोग पादरी बनने के लिए मरते हैं, लेकिन ये पादरी नहीं बनना चाहता था। और पादरी बनने से बचने के लिए क्या किया, ये देश से भाग जाता है अपने। और वह मेजनी जो मेजनी ने स्थापित किया था एक संस्था थी, यंग इटली। और यंग इटली जो थी वो मेजनी ने किया था। और यंग इटली है क्या, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। तो जो मेजनी है वो एक व्यक्ति है और उसने इटली के एकीकरण में जो है, एक प्रकार से बात की जाए एकीकरण को ध्यान में रखते हुए यंग इटली का एक प्रकार से स्थापना करता है। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना करी। और इस संस्था ने शीघ्र ही कार्बोनरी संस्था का स्थान ग्रहण कर लिया। और इसका ध्येय युवकों को शिक्षित करना एवं अनुशासित बना करके देश सेवा के लिए तैयार करना था। और मेजनी जो था वो युवा इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिया था। किसने, मेजनी ने। पहला नारा था कि परमात्मा में विश्वास रखो। पहला नारा क्या था मेजनी का, यंग इटली जो था, यानी कि जो युवा इटली, यंग इटली जिसको आप कहते हैं उसको हिंदी में युवा इटली कहते हैं, अंग्रेजी में यंग इटली। तो ये एक संस्था था, किसने बनाया था, मेजनी ने। कब बनाया था, 1831 में। अब इसमें 3 नारा इसने दिया था, किसने, मेजनी ने। कौन सा नारा था, पहला नारा था कि परमात्मा में क्या रखो, विश्वास रखो। दूसरा नारा क्या था, दूसरा नारा इसका ये था कि सभी भाइयों को एक साथ मिलाएं। सभी भाई मतलब जो युवा लोग हैं उनको एक साथ मिलाएं, अपना कर्तव्य समझें, शिक्षित हों, अनुशासित रह करके देश सेवा में लगें। इस प्रकार से बातें करता था। कहा दूसरी बात क्या थी, दूसरा नारा कि सभी भाइयों को एक साथ मिलाएं। और तीसरा नारा इसका था कि इटली को मुक्त करें, इटली को मुक्त करें। 3 नारा, परमात्मा में विश्वास रखो, दूसरा सभी भाइयों को एक साथ मिलाएं, और तीसरा नारा इटली को मुक्त करें। तो ये यंग इटली के बारे में हमने बातें बता दी। अब गेरीबाल्डी के बारे में समझना तो यंग इटली समझना पड़ेगा। तो ये जाता है मेजनी जो यंग इटली बनाता है 1831 में, ये जाता है जो गेरीबाल्डी था ये यंग इटली का सदस्य बन जाता है।
और 1848 ईस्वी के दिनों में जहां मेजनी ने देश प्रेम की भावनाएं जगाई थी, गेरिबाल्डी ने लाल कुर्ती दल का संगठन किया। क्या? लाल कुर्ती दल का संगठन किसने किया? गेरिबाल्डी ने करा, और ऑस्ट्रिया के विरोध में लगा दिया। किसको? लाल कुर्ती दल को। और सिसिली और नेपल्स को जीतने के बाद उसने रोम पर भी चढ़ाई कर दी, और परंतु क्या हुआ कि कैबूर ने चालाकी से उसकी योजना जो थी उसको असफल कर देता है। तो इस प्रकार से गेरिबाल्डी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमने आपको बताई। अब मेजनी कौन था? मेजनी के बारे में कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो मेजनी जो था वो इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण जो है योगदान है। और इटली के राजनीतिक मंच पर मेजनी यानी कि 1820 ईस्वी से 1872 ईस्वी का जो है प्रकार से इसका पूरा का पूरा जीवन काल रहा। और इसने क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन में एक नवीन जान फूंकी थी मेजनी ने। और क्रांति के पूर्व वह कार्बोनरी संस्था का सदस्य था। कि कौन? तो मेजनी जो था वो कार्बोनरी संस्था थी, इससे पहले उसका सदस्य था, लेकिन बाद में 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली की स्थापना करी। और उसका उद्देश्य था कि युवकों को शिक्षित बनाया जाए, अनुशासित बनाया जाए, जिसके कारण से उसको देश की सेवा में लगा दिया जाए लोगों को। तो इस प्रकार से 3 नारा दिया था जो हमने आपको बता ही दिया। परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाएं और इटली को मुक्त करें। ठीक, तो ये था। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा सिनेरियो आपके समझ में आ गया। कार्बोनरी संस्था क्या थी? कार्बोनरी संस्था की अगर बात की जाए तो इटली के कुछ देशभक्तों ने मिलकर के क्या किया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। और इसके लिए इटली में अनेक गुप्त संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनमें से एक कार्बोनरी संस्था जो थी वो प्रमुख भूमिका निभा रही थी। और इस संस्था का प्रमुख केंद्र क्या था? नेपल्स था। और इसकी शाखाएं समस्त इटली में फैली हुई थी। और इस संस्था के 2 उद्देश्य थे मुख्य रूप से। पहला उद्देश्य ये था कि विदेशियों को इटली से बाहर निकालो, और दूसरा उद्देश्य ये था कि वैधानिक स्वतंत्रता यानी कि जो कानूनी स्वतंत्रता है, वैधानिक माने कानूनी, तो कानूनी स्वतंत्रता की स्थापना की जाए। तो 2 उद्देश्य थे किसके? कार्बोनरी संस्था के। विदेशियों को इटली से बाहर निकाला जाए, दूसरा वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना की जाए। तो कार्बोनरी संस्था जिसका पहला सदस्य था कौन? मेजनी। बाद में उसने यंग इटली की स्थापना करी। उसमें यंग इटली में आप कौन आता है? गेरिबाल्डी आता है। ठीक है, तो वो आकर के यंग इटली में शामिल होता है। क्योंकि वह नीस का रहने वाला था, पादरी बनने चाह रहा, मतलब कि बनाया जाना रहा था उसको, पादरी बनने के लिए एक प्रकार से उसकी तैयारियां चल रही थी, और ये भाग आता है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सिनेरियो आपके समझ में आया होगा निश्चित तौर पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। 9वां प्रश्न देखिए, पूरा का पूरा इतिहास आपके समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और बता दो पूरे के पूरे छात्रों को कि हाँ, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके अंत समय में किस प्रकार से मदद करता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे लगातार आपके समक्ष में जुड़ा हुआ हूँ। पूर्वी समस्या किसे कहते हैं? पूर्वी समस्या क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपसे पूछ लेगा भाई पूर्वी समस्या के बारे में। आइए देखते हैं पूर्वी समस्या क्या है। ठीक है, पूर्वी समस्या क्या है भाई? पूर्वी समस्या की बात की जाए तो टर्की के मुसलमान जो थे खास करके, और ईसाई जो थे, तो टर्की के आप लिखेंगे कि टर्की के मुसलमान और ईसाइयों के मध्य क्या हुआ था? जातिगत तरीके से या धर्मगत या राजनीतिक या फिर आर्थिक तमाम प्रकार की असमानता फैली हुई थी। चाहे वो धर्मगत असमानता हो, चाहे राजनीतिक असमानता हो, चाहे रुपए पैसे को लेकर के नहीं आर्थिक असमानता हो, और चाहे जातिगत असमानता हो। इन सभी कारणों से क्या हुआ था कि मुसलमानों में टर्की यानी कि जो तुर्की है, तो टर्की के मुसलमानों में और ईसाइयों के बीच में क्या हुआ था? कटुता बनी रही हुई थी। और इसी कटुता के कारण से यूरोपीय ईसाई राज्यों ने 1815 ईस्वी तक टर्की को यूरोप का एक राज्य स्वीकार नहीं किया। और इसके बाद में क्या हुआ कि टर्की में आंतरिक असमानता उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसके अधीन राज्यों में आंदोलन होने लगते हैं, और टर्की का राज्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। और टर्की की इस चिंताजनक स्थिति ने यूरोपीय राज्यों के सम्मुख एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी। और खास करके यही समस्या जो थी, जो कि यूरोपीय राज्यों के सम्मुख आई थी, जो कि गंभीर समस्या थी, जो टर्की के मुसलमान और जो टर्की के ईसाई थी उनके बीच में जो तमाम प्रकार के असमानता थे, तमाम प्रकार के द्वेष, तमाम प्रकार की जो कटुता थी, उसको कहीं ना कहीं पे मतलब कि उसको समझाने के लिए या फिर वो ना हो, उससे बचाने के लिए इस समस्या को ही हम क्या कहते हैं? यही समस्या जो थी खास करके, इसी समस्या को हम पूर्वी समस्या के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बातें? आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, वर्साई की संधि पर प्रकाश डालिए। वर्साई की संधि क्या है भाई? आप सभी को पता होगा। वर्साई की संधि आपको पता होगा, जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद में क्या होता है? पेरिस सम्मेलन हुआ, और पेरिस सम्मेलन में अनेक समझौते होते हैं, अनेक संधियां हुई, और उन्हीं समझौते और संधियों में से
जो वर्साय की संधि थी वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और वर्साय की संधि जो थी वो कहीं ना कहीं पे तत्कालिक कारण बनती है द्वितीय विश्व युद्ध की, और वर्साय की संधि गलत तरीके से की गई और उसका प्रतिफल द्वितीय विश्व युद्ध जो है पूरे संसार ने भोगा। और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं पे वर्साय की संधि जड़ थी द्वितीय विश्व युद्ध की, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये संधि आती है। और होता क्या है इस संधि में कि इसका जो मसौदा था, यानी कि जो मसविदा था, जो प्रारूप था, जो इसका खाका था, जो ढांचा बोल सकते हैं जिसको, उसको बनाने में 4 महीने का समय भी लगा था, और 320 पृष्ठों की लगभग ये जो है एक प्रकार से वो बनाया गया था संधि पत्र। उसमें 15 भाग थे, 320 पृष्ठों में 15 भागों में 320 पृष्ठ बटा हुआ था, 440 धाराएं थीं, और युक्त ये जो था मतलब कि इसमें 440 धाराएं सम्मिलित थी, 15 भाग थे, 320 पृष्ठ था। तो इसको 4 महीने लगे थे बनाने में, और 6 मई 1919 ईस्वी की बात है, उसको ये पेश की गई थी। और जहां इसे स्वीकार कर लिया गया, इस मसौदे का जर्मन जो विदेश मंत्री थे, और चूंकि जर्मनी इसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे हानि होती जर्मनी को, तो जर्मनी के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। लेकिन क्या हुआ कि वो हारे हुए थे, जर्मनी राष्ट्र जो था वो हारा हुआ था। और जब हुआ ये हारा हुआ था तो क्या हुआ कि इसकी एक लोगों ने नहीं सुनी, और जो ज़बरदस्ती हुई, यानी रूस अमेरिका एक फेवर में ही थे, तो उसने जो मर्जी मतलब कि जो चाहा वही हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा जर्मनी की हानि भी होती, जनधन हानि हुई, आप देखेंगे बहुत सारे जमीन जायदाद चली गई इसकी। तो इसके खिलाफ कहीं ना कहीं पे जर्मनी का विदेश मंत्री था, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं था उस समय, क्योंकि जर्मन ने लगभग लगभग बात की जाए 60,000 शब्दों का एक प्रकार से उसने क्या किया, एक विरोध पत्र तैयार किया था, और उसने वो विरोध पत्र को भी प्रस्तुत किया। और अंततः क्या हुआ कि 29 जून 1919 ईस्वी को इस मसौदे पर जर्मनी ने भी हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि अब प्रेशर था ऊपर से, अगर नहीं करता तो पूरा देश छका लेते। लेकिन हुआ क्या कि उसने कर दिया तो बच गई। ठीक, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे, और यही आप देखेंगे हिटलर जो था उसी समय, हिटलर धीरे धीरे आता है, और उसके बाद में उसके मन में कहीं ना कहीं बात होती है कि हमारे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। और बाद में आप लोगों ने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रकार से कितना अंदर संहार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं वर्साई की संधि की एक प्रकार से जड़ थी उस द्वितीय विश्व युद्ध की। ठीक, समझ में आ गई बातें। तो ये था एक प्रकार से 10 अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न जो कि हमने आपको बता दिए। निश्चित तौर पर आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार हुए होंगे। अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, सॉरी, लघुत्तरीय प्रश्नों को हमको कैसे करना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। खंड बा के 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखना है। हालांकि जो हमने आपको यहाँ पर बताए हैं वो 200 शब्द, यानी कि 100 शब्द 200 शब्द में ही बताए हैं प्रश्न, जितने भी उत्तर हमने बताए हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये प्रश्न आपका लघु उत्तरीय पूछा था तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ा जाए। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि बास्तील का पतन किस प्रकार हुआ। आप मान लेते हैं प्रश्न आपको नहीं पता है, तो इसके स्थान पर आप दूसरा प्रश्न एग्जाम में मिलेगा वो कर दीजिएगा। देखिए, आमिये की संधि 1802 ईस्वी में से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम बास्तील का पतन देख लेते हैं। अब मैं सारे प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास करूंगा, चूंकि जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखते हैं बास्तील का पतन किस प्रकार से हुआ। बास्तील की बात की जाए तो फ्रांस की क्रांति में आप लिखेंगे कि फ्रांस की क्रांति में रक्तपात की पहली घटना जो थी वो कौन सी थी, यही बास्तील, एक दुर्ग था बास्तील, तो इसी बास्तील नामक दुर्ग पर जनता की आक्रमणकारी घटना थी। और बास्तील दुर्ग जो था वो बुर्बोन वंश के राजाओं की स्वेच्छाचारिता और जुल्मों की कहानी कहने वाला, जनता की दृष्टि में घृणा का प्रतीक कहीं ना कहीं बना हुआ था बास्तील का जो दुर्ग था। और यहाँ पर देशद्रोही और कुख्यात व्यक्तियों को बंदी बना करके रखा जाता था बास्तील के दुर्ग में। और मिराबो और वाल्टियर को भी इसी दुर्ग में कहीं ना कहीं पे यातनाएं भोगनी पड़ी थी। वाल्टियर के बारे में हमने आपको बताया भी दिया था, तो मिराबो भी इसी प्रकार से था। तो मिराबो और वाल्टियर को इसी दुर्ग में यातनाएं भोगनी पड़ी थी। क्रांतिकारियों और उत्तेजित जनता की पैनी दृष्टि इस दुर्ग पर जो है लगी हुई थी, और जनता में कहीं ना कहीं पे यह अफवाह फैल गई थी कि यहाँ पर जनता को पाठ पढ़ाने के लिए अपार हथियार और युद्ध की सामग्री एकत्र की जा रही है। यह स्थिति भयानक रूप धारण करती जा रही थी। क्रांतिकारी जनता को पदच्युत नहीं करना चाहते थे, लेकिन जनता मतलब कि लेकिन राजा जो थे, राजा ने अपनी अयोग्यता के कारण से क्रांतिकारी नेतृत्व की जगह उसको दबाने का प्रयत्न किया। और इस समय फ्रांस में विदेशी सैनिकों की कुल संख्या लगभग 50,000 के आसपास थी, और उसने जनता को भयभीत करने के लिए इन्हें पेरिस और वर्साय में भी तैनात करना प्रारंभ किया। उसके तत्पश्चात होता क्या है कि 11 जुलाई का वित्त मंत्री नेकर जो था उसको पदच्युत कर जो है बारों दा ब्रोतेल जो है बारों दा ब्रोतोल को मुख्यमंत्री, यानी सॉरी, वित्त मंत्री बना दिया जाता है।
और नेकर सुधारों का समर्थक भी था और उसी को बनाया जाता है। और जनता में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था नेकर जो था। और उसके पदच्युत करने तथा विदेशी सैनिकों की उपस्थिति मतलब कि जले पर नमक छिड़कना साबित हुआ। और पेरिस की जनता विद्रोह पर उतर गई जब इसको क्या किया गया, जो नेकर था उसको कहीं ना कहीं पे हटा दिया गया, वित्त मंत्री के पद से दूसरे व्यक्ति को बना दिया गया, बारों दा ब्रेतेल को वित्त मंत्री बना दिया गया। और इससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ कि भाई जो हमारा लोकप्रिय था, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, उसको हटा दिया गया और दूसरे व्यक्ति को बना दिया गया। तो इस प्रकार से जनता में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है घी में जो है जैसे कि देखते हैं कि आग में घी पड़ गया, तो इसी प्रकार से आग में घी का कार्य किया। और बास्तिन के पतन को लेकर के बातें कही जाती हैं कि लोगों में यह विश्वास हो गया था कि राजा सेना की सहायता से उन्हें कुचलना चाहता है। सेना में विदेशी सिपाहियों को देख करके जनता बेकाबू हो गई और स्थान स्थान पर दंगे भड़क उठे। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को उत्तेजित भीड़ ने बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। और इस दुर्ग पर आक्रमण का उद्देश्य वहां पर एकत्र हथियारों पर अधिकार करना मात्र था। और इस दुर्ग की देखभाल का दायित्व दी लाने नाम का व्यक्ति था, उसके हाथों में सौंपा गया था। और उसने 5 घंटे तक अपने सैनिकों की सहायता से क्रांतिकारियों ने किले दार दी लाने व सिपाहियों की निर्मम हत्या कर दी। मतलब इतनी देर तक रोका रहा लेकिन बाद में हत्या हो जाती है। और उसने मतलब उनके सिरों और पेरिस की गलियों में घुमाया उसको टांग करके। और लोग यादगार के लिए यहाँ से जो है लोहे और पत्थर के टुकड़े अपने अपने घर में ले गए बास्तिल के दुर्ग से। और बास्तिल का नामो निशान मिट गया। कब टाइम आपका था 14 जुलाई का 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति होती है और बास्तिल के दुर्ग से ही प्रारंभ होती है। और आप देखेंगे बास्तिल के पतन से क्या हुआ कि पेरिस में अपार हर्ष की लहर दौड़ गई। जब राजा को बास्तिल के पतन का समाचार मिलता है तो उसने कहा कि अरे या तो विद्रोह है। पास खड़े दरबारी ने कहा राजन यह क्रांति है, ये विद्रोह नहीं है। सचमुच यह क्रांति का बिगुल ही था। और सारे क्रांति काल में बास्तिल के पतन जैसी बहुमुखी और बहुत गहरे परिणामों वाली अन्य कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई है। और इस दुर्ग के पतन को केवल फ्रांस में ही नहीं अपितु सारे संसार में नवजन्म का परिचायक माना गया। तो बास्तिल का पतन एक प्रकार से बात की जाए तो कहीं ना कहीं पे जो तानाशाही थी, जो राजतंत्र था, उसको समाप्त करके और अपने अधिकारों की मांग करके और कहीं ना कहीं पे सामने आता है और पूरे के पूरे संसार को एक तरीके से एक दिशा देने का कार्य करता है। अगला प्रश्न था कि आमिये की संधि 1802 ईस्वी से आप क्या समझते हैं। आमिये की संधि क्या थी भाई, 27 मार्च 1802 ईस्वी की बात है। 27 मार्च 1802 ईस्वी में क्या होता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या होता है, आमिये की संधि होती है। और यह संधि बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर हेजन, इतिहासकार हैं। प्रोफेसर हेजन कहते हैं कि 10 वर्ष के लंबे काल में सारे यूरोप को पहली बार शांति से सांस लेने का मौका मिला जब आमिये की संधि हुई। ठीक है, कब हुई थी, 27 मार्च को हुई थी, 1802 ईस्वी का समय था। अब देखते हैं इस संधि में क्या क्या निर्णय लिए गए थे। पहला निर्णय इस संधि में यह निर्णय लिया गया था कि ब्रिटेन ने फ्रांस के नवीन गणराज्य को स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए नेपोलियन की जो कांसल शासन व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से मान्यता दे देता है। कौन, ब्रिटेन। ओके, दूसरी बात इसकी ये थी इसमें हुई संधि में कि ब्रिटेन ने लंका और त्रिनिदाद उपनिवेशों को अपने पास रख करके फ्रांस के जीते हुए सभी उपनिवेशों पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार कर लिया गया कि हाँ जो फ्रांस ने जीते हैं उस पर फ्रांस का अधिकार होगा। और जो है लंका और जो निवाद उपनिवेश हैं वो इंग्लैंड के पास ही रहेंगे। और तीसरी बात इसमें कही गई कि माल्टा और मिस्र पर अब ब्रिटेन का अधिकार था और ब्रिटेन ने इन दोनों को भी खाली करके इनके जो है स्वामियों को सौंपने का वादा भी किया इसमें कि माल्टा और मिस्र पर भी कब्जा था कहने के भी ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने कहा कि इसको जल्दी मैं उनको सौंप दूंगा वहाँ के लोगों को। और चौथी बात इसमें ये हुई मतलब कि जो है आमिये की संधि में कि नेपोलियन ने नेपल्स तथा पुर्तगाल से अपनी सेनाओं को हटाने का वचन भी दिया। किसने, नेपोलियन ने। और पांचवी बात इसमें ये हुई कि केप ऑफ गुड में दोनों देशों के संयुक्त हितों को स्वीकार कर लिया गया। कहाँ पर, केप ऑफ गुड में दोनों देशों के जो संयुक्त हित होते हैं उनको स्वीकार कर लिया गया। और छठवीं बात इस संधि की ये हुई थी कि नवीन विशाल साम्राज्य फ्रांस की सीमाओं को ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया था। और इन सभी संधि को देखेंगे अगर तो ये संधि का खोखलापन शीघ्र प्रकट हो गया। और 14 महीने के बहुत कम समय के बाद में क्या होता है, फिर डेट आती है आपकी 17 मई का दिन था
और कब संधि हुई थी? 27 मार्च को संधि हुई थी 1802 में, और 17 मई 1803 ईस्वी में। 14 महीने के बाद में होता क्या है? 1803 ईस्वी को यह संधि भंग हो जाती है, और ये भंग होने के बाद में इंग्लैंड से साधारण युद्ध प्रारंभ हो गए और सम्राट बनने पर भयंकर युद्ध होते गए। तो आप सोचिए कि संधि कहीं ना कहीं पे केवल मात्र 14 महीने की संधि रही और पूर्ण रूप से सफल भी नहीं रही। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तो आम ये की संधि समझ में आ गई आपकी। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष क्या है? तो आप अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा, ओके, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो लाइक कर दीजिएगा। 10-10 व्यक्तियों के पास वीडियो को दिखवाइए, लाइक करवाइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। आप थर्ड ईयर की में आगे जाएंगे तो आपके लिए और अच्छी अच्छी कंटेंट आपकी समझ पहले से उपलब्ध करवा दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्स ला सापेल की कांग्रेस पर एक टिप्पणी लिखिए। एक्स ला सापेल की कांग्रेस पर एक टिप्पणी लिखिए। तो एक्स ला सापेल की कांग्रेस पर एक टिप्पणी कैसे लिखेंगे आप? इसको लेकर के बड़ा अच्छा चीज़ आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। तो एक्स ला सापेल जो है इसके बारे में हम समझते हैं। तो खास करके बात की जाए यूरोप की, तो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का प्रथम सम्मेलन हुआ 1818 ईस्वी में, और उसी में एक्स ला सापेल नामक स्थान पर क्या हुआ कि 4 राष्ट्र थे उस समय। एक्स ला सापेल में 4 राष्ट्र, एक्स ला सापेल। तो इसमें क्या होता है, एक्स ला सापेल एक स्थान है, तो इसी स्थान पर 4 राष्ट्र थे। उन 4 राष्ट्र में आपका ऑस्ट्रिया, दूसरा था आपका रूस, तीसरा था आपका ब्रिटेन, और चौथा था आपका क्या? प्रसा। तो रूस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया और प्रसा, ये जो थे 4 राष्ट्रों की एक प्रकार से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक होती है। और ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उस समय मेटरनिख। और मेटरनिख और उस समय थे किसके चांसलर? थे ऑस्ट्रिया के। ब्रिटेन के कैंसलर कौन थे? ब्रिटेन के कौन थे भाई? कैसलरे थे उस समय, ब्रिटेन के जो सर्वेसर्वा कैसलरे थे। रूस के सम्राट कौन थे? जार अलेक्जेंडर प्रथम। तो जार अलेक्जेंडर प्रथम थे उस समय। और इस कांग्रेस के मुख्य जज थे कौन कौन? मतलब कि आप देखेंगे कि जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख, ब्रिटेन के कैसलरे, रूस के सम्राट जार अलेक्जेंडर प्रथम, ये तीनों कांग्रेस के, यानी कि उस समय जो कांग्रेस संस्था थी, कांग्रेस माने शक्तिशाली लोगों का संगठन उसका मतलब होता है। तो इस जो है इसके कौन थे? प्रमुख जज थे। और इस सम्मेलन में क्या हुआ कि तमाम प्रकार के निर्णय भी लिए गए हैं। और कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं आप थोड़ा सुनिएगा। पहला निर्णय इसमें ये लिया गया कि मत देने का अधिकार, यानी वोट डालने का अधिकार केवल ग्रेट ब्रिटेन, रूस और प्रशिया को ही था इसमें। दूसरी बात ये कही गई इसमें कि फ्रांस को मित्र मंडल में सम्मिलित कर लिया गया, और इससे चतुर्मुख मित्र मंडल अब पंचमुख मित्र मंडल बन गया। हमने शुरुआत में आपको जो है गुट मैत्री और ये हमने पवित्र मैत्री बताया था, फिर चतुर्मुख मित्र जो है मैत्री बताया था, यानी कि जो कहीं ना कहीं पे जो चतुर्मुख मित्र मंडल था उसके बारे में बताया था। अब फ्रांस भी इसमें शामिल हो जाता है और पंचमुख मित्र मंडल बन जाता है। उसके बाद में क्या होता है? तीसरी चीज क्या होती है इसमें? फ्रांस को हर जाने की शेष रकम चुकाना, मतलब कि चुकता कर देने के लिए हॉलैंड से ऋण लिया जाना निश्चित होता है। चौथी बात इसमें ये होती मेरे भाई कि फ्रांस से मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को हटाने का प्रस्ताव भी इसमें जो है पारित कर दिया जाता है। पांचवी बात इसमें ये होती है कि यूरोप के अन्य प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। कांग्रेस ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधार कर सहयोग की भावना का प्रचार भी किया। छठवीं बात इसमें ये थी मेरे भाई कि धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए कांग्रेस की प्रतिनिधियों के कुछ सदस्यों का एक बोर्ड बना। तो इस प्रकार से बातें हुई। और वहीं सातवीं बात इसकी ये थी कि स्वीडन के सम्राट ने नॉर्वे तथा स्वीडन के विषय में की हुई अनेक संधियों को माना, और भी तमाम सारी बातें इसमें होती गई। और लास्ट में कि कांग्रेस के जो है बवेरिया राजा को राज्य की सीमा बढ़ाने से रोक देने का आदेश दिया गया, और यह कदम बेडम के उत्तराधिकारियों का अधिक सबल विचार था। और कहीं ना कहीं पे एक और बात हुई कि कांग्रेस के सदस्यों ने मोनाको के जो राजा थे उनको अच्छा शासन स्थापित करने का उचित आदेश भी दिया, और हेस के शासक को सम्राट के पद से वंचित भी कर दिया। तो ये सब इस बात में हुई, और यह सम्मेलन खास करके एक सफल सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। मेटरनिख ने भी इस अधिवेशन की सफलता को अपनी विजय माना है, और कहा कि मेटरनिख कहता है कि उसने ऐसी सुंदर कांग्रेस को कभी नहीं देखा था। और हरनसा महोदय कहते हैं कि किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन में इतने विचारार्थ उपस्थित नहीं हुए थे जितने एक्स ला सापेल में हुए थे। तो एक्स ला सापेल एक प्रकार से सफल सम्मेलन माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और प्रश्न क्या आता है? मेटरनिख जो था ये कहीं ना कहीं पे घोर प्रतिक्रियावादी था मेटरनिख। ओके, बात ध्यान रखेंगे।
प्रश्न पूछा था कि मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था, स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल था मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी। ठीक है, क्योंकि 1814 ईस्वी में नेपोलियन के पराजित हो जाने के बाद में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री यूरोप का प्रतापी शासक बना, और इसीलिए 1815 ईस्वी से 1830 ईस्वी तक काल जो है पुराणपंथी प्रतिक्रिया का काल बना जाता, मतलब कि माना जाता है। और मेटरनिख इस प्रतिक्रिया का सबसे महान नेता बना, चूंकि उसने प्रतिक्रियावादी शासनों को पुनर्स्थापित करके अथवा जो है अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रणाली बनाई। और इसीलिए यह युग का प्रतिक्रियावादी, मतलब कि यह युग क्या माना जाता है, प्रतिक्रियावादी युग माना जाता है इसके समय का। और फ्रांस के लिए स्थापित जो पुरातन मतलब कि पुरातन बनाई, नवस्थापित जो पुरातन व्यवस्था थी, उस पुरातन व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति होती है। और फ्रांस को इसके मतलब कि इसमें सफलता कहीं ना कहीं पे प्राप्त होने से यूरोप के जो अन्य देश होते हैं उन लोगों ने भी इसको देखा, और इसके बाद में क्या किया, इन सभी का अनुसरण करने लगे। तो ये सभी कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये सब मेटरनिख को घोर प्रतिक्रियावादी सिद्ध करते हैं। निश्चित तौर पर ये भी था प्रतिक्रियावादी। कोई भी नीति अगर इसके खिलाफ होती थी, मतलब कि विरुद्ध होती थी, तो तुरंत प्रतिक्रिया बिल्कुल होता था। आगे समझते हैं। तो ये हो गया आपका जो है एक्सिला सापेल। नेक्स्ट प्रश्न अथवा करके दिया है इसके स्थान पर कि इटली के एकीकरण में मैजनी का क्या योगदान था। आपने देखा होगा यंग इटली की स्थापना मैजनी ने ही करी थी। तो मैजनी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई, मैजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था, और उसका पिता एक डॉक्टर था, और फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रबल समर्थक भी रहा इसका पिता। और बाल्यावस्था से देखेंगे तो जो मैजनी था इसके मन में विचार होता था कि कभी न कभी इटली का उद्धार होगा। और इसी समय इटली के राजनीतिक मंच पर मैजनी का आविर्भाव होता है, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को मतलब कि में क्या करता है, नवीन जान फूंक देता है। 1830 ईस्वी की बात है, क्रांति के पूर्व वह कार्बोनिल संस्था का सदस्य था, और 1830 ईस्वी की क्रांति में भाग लेता है और उसे कैद कर लिया जाता है। और 1831 ईस्वी में उसने क्या किया, एक संस्था की स्थापना करता है जिसका नाम है यंग इटली, आपको पता होगा। यंग इटली, गेरिबाल्डी बाद में इसमें इसी में शामिल होता है जो है यंग इटली में। तो इस यंग इटली नामक संस्था की स्थापना करता है, और इस संस्था ने शीघ्र ही कार्बोनिल संस्था का स्थान ग्रहण कर लिया। मेजनी ने यंग इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए थे। हमने बताया भी था कि परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाओ, और इटली से को मुक्त कराओ, इस प्रकार का नारा दिया। और यंग इटली शीघ्र ही शिक्षा और राष्ट्रीयता का एक प्रकार से प्रमुख केंद्र बन जाती है, और इस प्रकार सदस्यों की संख्या 60,000 तक पहुंच जाती है। और मैजनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा सा बन जाता है। और इटली के एकीकरण में मैजनी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह था कि उसने इस बात को समझा कि इटली के एकीकरण का कार्य पूर्ण हो सकता है। उसको विश्वास था बचपन से ही कि इटली एक दिन उद्धार होगा, और अपना यह विश्वास उसका जो था उसने अपने लेखों द्वारा जनता तक पहुंचाया। और वह लेनिन की भांति ही विदेशों से अपने देशवासियों को संबोधित एवं प्रेरित करता रहा। और यंग इटली एक गुप्त संस्था थी, क्योंकि उसे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की आज्ञा भी नहीं थी। और इस संस्था ने यानी यंग इटली के पास भविष्य की कल्पना थी, और उसे प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित कार्यक्रम भी था। 1849 ईस्वी की बात है, रोम में गणराज्य की जो है स्थापना होती है, और गणराज्य की स्थापना होने के साथ ही उसके दल का पतन हो जाता है। और जब गणराज्य स्थापित होता तो उस दल का कोई मतलब भी नहीं था, और उस दल को खात्मा हो जाता है। और कैमूर और गैरिबाल्डी की एकता के महान कार्य जो में सफलता कहीं ना कहीं पे ये करता रहा जो मैजनी था। और 1872 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है जो है मैजनी की, और उसका देश एकीकरण की सीढ़ी पर पहुंच चुका था, तब उसकी मृत्यु होती है। और वास्तव में उसने इटली के एकीकरण की आधारशिला कहीं ना कहीं पे रखी, और इटली के लोगों में देश प्रेम, त्याग और बलिदान के विचार उत्पन्न किए। ठीक है, तो इटली के एकीकरण को लेकर के मैजनी के तमाम सारे योगदान, विशेष योगदान थे, हमने आपको बताए, और निश्चित तौर पर आपके समझ में आई होंगी बातें। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चौथा नंबर, फ्रेंको पर्शियन युद्ध। फ्रेंको पर्शियन युद्ध कब हुआ था? फ्रेंको पर्शियन युद्ध यानी कि फ्रांस, ओके। तो फ्रेंको पर्शियन युद्ध कब हुआ था? 1870 से 1871 ईस्वी के में हुआ था। इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्या भाई, तो फ्रांस की जनता जो थी वह यह मांग करने लगी थी कि जो सेडोवा में पराजय हुई थी फ्रांस की, उसका बदला लिया जाए। और इससे क्या हुआ कि फ्रांस और प्रसा के संबंध निरंतर क्या होते गए, कटु होते गए।
और जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है, यानी कि संघर्ष होता है। और इस युद्ध के तमाम सारे कारण थे और उसी कारण को पूछा गया है, तो मैं कारण को बता रहा हूँ, आप लोग आसानी सुनिएगा। तो कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। पहला कारण ये था कि फ्रांस जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। क्या कारण था? पहला कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि फ्रांस जो था वो जर्मनी का जो एकीकरण था उसका प्रबल विरोधी था। दूसरी बात ये थी कि बिस्मार्क ने फ्रांस के समझौता अनुसार राइन का प्रदेश नहीं दिया था। तीसरा कारण इसका यह था कि नेपोलियन तृतीय ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा के लिए प्रसा से युद्ध करने का निश्चय किया। और कैटलबी कहते हैं इस बात को लेकर के, कैटलबी इतिहासकार, वो कहते हैं कि नेपोलियन ने इस युद्ध को देश की हानि और आत्म प्रतिष्ठा की क्षतिपूर्ति का अंतिम साधन बनाया। तो ये भी कारण था। चौथा कारण इसका यह था कि बिस्मार्क ने नेपोलियन की हॉलैंड से लक्समबर्ग का प्रदेश खरीदने की योजना विफल कर दी। और कहीं ना कहीं पे ये भी कारण बना जो युद्ध का, फ्रांस यानी कि फ्रेंको पर्शियन, फ्रेंको माने फ्रांस, पर्शियन माने आपका फ्रांस, सॉरी पर्शियन माने क्या होता है आपका? प्रशा। तो प्रशा और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था। और पांचवा कारण कहीं ना कहीं पे इसका ये था कि बिस्मार्क को ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड, इटली आदि देशों का सहयोग भी प्राप्त था बिस्मार्क को। और ये जर्मनी का था बिस्मार्क, एकीकरण के लिए जाना था जर्मनी के। तो ये, और जबकि जो फ्रांस था ये मित्रहीन था, इसके पास कोई मित्र नहीं थे। तो कहीं ना कहीं पे ये भी कहीं ना कहीं पे ये कारण बनता है। छठवां कारण ये होता है कि स्पेन की क्रांति से फ्रांस और प्रसा के संबंध इतने कटु हो जाते हैं कि युद्ध अनिवार्य सा हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पे 6 कारण हमने आपको बता दिए। निश्चित तौर पर इतना लिख देंगे, हो जाएगा आपका। अब आपसे और इसी प्रश्न में पूछा गया था क्या? परिणाम। तो डालेंगे हेडिंग फ्रेंको पर्शियन युद्ध के परिणाम। ओके। और जब भी फ्रेंको पर्शियन युद्ध लिखें तो 1870 से 1871 आप जरूर मेंशन करें उसमें। तो युद्ध के परिणाम क्या हुए भाई? परिणाम ये हुआ, पहला परिणाम इसका लिखेंगे हेडिंग डाल करके। पहला परिणाम क्या परिणाम हुआ कि इस युद्ध में पराजय से फ्रांस की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा और फ्रांस इसमें जो है फ्रांस इसमें भी पराजित हो गया। सेडोवा की में भी फ्रांस पराजित हुआ था, तो इसमें भी पराजित हुआ। और इसके फलस्वरूप पेरिस में क्रांति हो गई। ओके, पेरिस में क्या हो गई? क्रांति हो गई। दूसरी बात इसकी ये हुई कि इस युद्ध के दौरान रोम में फ्रांसीसी सेनाओं की अनुपस्थिति का लाभ उठा करके इटली ने भी उस पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। प्रोफेसर सीडी हेजन महोदय कहते हैं इस बात को लेकर के कि 1870 ईस्वी की लड़ाई से इटली और जर्मनी दोनों देशों का एकीकरण पूर्ण हो गया और बर्लिन जर्मनी संघ की राजधानी बना और रोम संयुक्त इटली की राजधानी बना। तो रोम संयुक्त इटली की राजधानी बन जाता है और बर्लिन जर्मनी की राजधानी बन जाती है। तो इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है और इटली का भी एकीकरण पूर्ण हो जाता है। तो इसका परिणाम ये हो। तीसरा परिणाम इसका ये होता है इस युद्ध का, फ्रेंको पर्शियन युद्ध का, कि इस युद्ध से यूरोप 2 गुटों में विभाजित हो गया था तथा वे दोनों गुट जो थे एक दूसरे के विरुद्ध कूटनीतिक संधियों का ताना बाना बुनने लगे थे। अंतोगत्वा हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध का सूत्रपात यहाँ से भी कहीं ना कहीं पे जो है दिखाई देने लगा और इस युद्ध में सर्वाधिक हानि फ्रांस की हो गई थी और उसे युद्ध में भारी हर्जाना भी हर्जाना के अलावा आप देखेंगे तो अल्लास लारेन के अत्यधिक समृद्ध प्रदेश देने भी पड़े थे। जो अल्लास लारेन का जो प्रदेश है उसका जो समृद्ध प्रदेश माना जाता है फ्रांस का, तो वो भी देना पड़ा था। और इससे फ्रांस और जर्मनी में दीर्घकालीन शत्रुता का जन्म भी हो जाता है और यही शत्रुता कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध का एक आवश्यक कारण भी बन जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि फ्रेंको पर्शियन युद्ध की जो कारण थे, परिणाम थे, क्या था, किसके बीच में हुआ था, हमने आपको समझा। अगला प्रश्न है क्रीमिया युद्ध जो 1854 से 1856 ईस्वी में हुआ था, उसके अंत में यानी कि क्रीमिया युद्ध का अंत पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था, स्पष्ट कीजिए। तो क्रीमिया की जो युद्ध हुआ था वो 1854 से 1856 ईस्वी के बीच में जो है हुआ था और ये कहने के पेरिस की संधि जब हुई थी तो उसके साथ ही समाप्त हुआ था। अब आइए बात करते हैं क्रीमिया युद्ध में हुआ क्या क्या था। तो क्रीमिया का युद्ध का अंत पेरिस की संधि थी, आप लिखेंगे। आगे आप लिखेंगे कि 25 फरवरी 1856 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस जो थी उसमें इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस और टर्की और एक पीडमांड सार्डिनिया के प्रतिनिधि संधि की शर्तों पर विचार करने के लिए एकत्र होते हैं और 30 मार्च 1856 ईस्वी को सभी मतलब कि जो दोनों देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर कर देता है। तो इसी संधि को हम पेरिस की संधि के नाम से जानते हैं। पेरिस में संधि हुई थी, ठीक है। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी में है पेरिस। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे।
तो मतलब फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये बात ध्यान रखेंगे। और इस संधि में कई बातें कही गई। बातें क्या हुई क्रीमिया के युद्ध में? बात हुई ये कि यूरोप के सभी देशों ने सामूहिक रूप से तुर्की की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का वचन दिया। दूसरी इसमें बात यह कही गई कि तुर्की के सुल्तान ने अपनी ईसाई प्रजा की स्थिति सुधारने का वचन दिया। और साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि तुर्की निष्पक्ष और उदार शासन की ओर कदम बढ़ाएगा। सुल्तान के वचन के बदले में यूरोपीय देशों ने सुल्तान तथा उसकी प्रजा के बीच हस्तक्षेप करने का अधिकार त्याग दिया गया। और वहीं तीसरा इसका जो है कहीं ना कहीं पे युद्ध का जो संधि में परिणाम हुआ, यानी पेरिस की संधि में क्या हुआ कि काले सागर का जो तटीय स्थितीकरण हुआ, यानी जो काले सागर का जो तट बनाना हुआ, तो उसको तट का जो है क्या हुआ, स्थिरीकरण हुआ, तटस्थीकरण हुआ। और कहीं ना कहीं पे सभी देशों के व्यापारिक जो जहाज होते थे उसको काले सागर में आने जाने का अधिकार दे दिया गया। और किंतु किसी भी देश के युद्धपोत इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे, ऐसा संधि में कहा गया। साथ ही उसके तट पर रूस और टर्की किसी को भी शस्त्रागार रखने रख स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो रूस और टर्की दोनों को बताया गया कि हाँ, आप जो दोनों लोग शस्त्र नहीं रख सकते हो। तो ये बातें बताई गई। आगे कहा गया कि चौथी बात इसमें बताई गई संधि में कि क्रास तुर्की को और क्रीमिया रूस को लौटा दिया गया। क्या? क्रास जो था वो तुर्की को लौटा दिया गया और क्रीमिया रूस को लौटा दिया गया। खास करके रूस और तुर्की के बीच में युद्ध हुआ था, क्रीमिया का युद्ध, तो क्रीमिया रूस को मिल गया और क्रास तुर्की को मिल गया। इस प्रकार से हुआ। पांचवा क्या हुआ? डेन्यूब नदी में सभी देशों को समान रूप से व्यापार करने का अधिकार भी दिया गया। छठवीं बात इसकी ये थी कि दक्षिणी जो है बेसराबिया का भाग रूस से लेकर के जो है मेल्डेविया में मिलाया गया और मेल्डेविया और बालेसिया पर रूस का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। और इन दोनों प्रदेशों पर तुर्की की जो है स्थापना, मैंने कि तुर्की की प्रभुता हो गई। तुर्की यहाँ पर शासन करने लगा। ठीक, कहाँ कहाँ पर? तो जो है मोल्डेविया में और बालेसिया में। और सातवीं विशेषता इसकी थी कि सर्बिया की स्वतंत्रता की सभी यूरोपीय देशों ने गारंटी दी। क्या? सर्बिया की स्वतंत्रता की सभी यूरोपीय देशों ने क्या कर दी? गारंटी दी। ये एक प्रकार से पेरिस की संधि में ये बातों को बताया गया। तो इस प्रकार से ये संधि यहीं पर समाप्त होती। तो क्रीमिया के युद्ध कहीं ना कहीं पे इसी संधि से समाप्त हुआ था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न आपका है 5वां नंबर, नेपोलियन की विधि संहिता का उल्लेख कीजिए। नेपोलियन की विधि संहिता का उल्लेख कीजिए। नेपोलियन की विधि संहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेपोलियन की विधि संहिता के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहता है हमेशा। नेपोलियन की विधि संहिता थी क्या, इसके बारे में जानते भाई। नेपोलियन की विधि संहिता, तो नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही उसका क्या था? ये जो नियम संग्रह उसने किया था। नियम संग्रह या फिर विधि संहिता बोलते, विधि माने कानून या फिर नियम, संहिता माने जो है उसको रखने का एक प्रकार से, या फिर संग्रह जिसको आप बोलते हैं। तो नियम संग्रह या विधि संहिता उसका बड़ा अच्छा कार्य था। और कहीं ना कहीं पे नेपोलियन ने स्वयं ही इस बारे में कहा कि विधि संहिता का निर्माण उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका महत्व उसकी सभी विजयों से अधिक है। ओके, तो नेपोलियन की जो विधि संहिता थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। उसके बारे में उसने स्वयं ही कहा है कि क्या कहा कि विधि संहिता का निर्माण उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका महत्व उसकी सभी विजयों से क्या है? अधिक है। उसने स्वयं इस बात को कहा, मेंशन भी किया इस बात का। और वास्तव में उसके कथन में सत्य का अंश विद्यमान है और उसके नियम संग्रह संपूर्ण मानव समाज के लिए सर्वोत्तम उदार कार्य हैं। और क्रांति के पूर्व फ्रांस के विविध प्रांतों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून प्रचलित थे और उनमें किसी प्रकार की समानता नहीं थी। और क्रांति काल में एक अंतर राज्यीय कानून व्यवस्था को लागू करने का प्रयत्न भी किया गया था, परंतु विशेष सफलता उसमें नहीं मिली थी। और नेपोलियन ने क्रांति के इस अधूरे कार्य को पूरा किया। और नेपोलियन की विधि संहिता में कुछ प्रमुख तत्व थे जो कि इस प्रकार थे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान सुनिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपकी पेपर कल लगे हुए हैं, आप आसानी से देखो। आप अब इस समय पढ़ने किताब वगैरह में अगर है तो पढ़ें, नहीं किताब वगैरह तो कुछ भी पढ़ने का प्रयास न करें। आप वीडियो को 2 से 3 बार इसको देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वीडियो। पेपर आपका हो जाएगा। पेपर मेरे पास सेंड कर देना और निश्चित तौर पेपर डिस्कशन कर दूंगा और देख लेना कितने प्रश्न यहाँ से आते हैं। ओके, चलिए। तो इसमें नेपोलियन की विधि संहिता के जो तत्व थे कौन कौन से थे? पहला तत्व इसका ये था कि इसमें कहा गया कि परिवार को विशेष महत्व देते हुए परिवार के मुखिया को परिवार प्रधान अधिकार दिए गए। परिवार की संपूर्ण आय का पर मुखिया का ही उत्तरदायित्व था।
और वह परिवार के सदस्यों को आवश्यकता अनुसार किसी प्रकार का दंड दे सकता था। ऐसा बात जो है इसमें बताई गई नेपोलियन की विधि संहिता में। दूसरी बात इसमें कही गई थी कि परिवार की संपत्ति बहुत पवित्र मानी गई थी इसमें, और केवल राष्ट्र की अनिवार्यता को ध्यान में रख करके सरकार उचित मुआवजा देकर पारिवारिक और व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। वो उचित मुआवजा देगी, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सरकार कर ले, ठीक है। और पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों में समान बंटवारे को लागू किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया था। तीसरी बात इसमें ये बताई गई कि नारी के महत्व को बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट इनका पूरा नाम था, तो नारी के महत्व को बोनापार्ट ने बहुत कम माना। उसने पति के अधीन करते हुए एक बार तो उसने विवाह पर मतलब विवाह कर बच्चे उत्पन्न करने वाली मशीन का भी दर्जा दिया था नारी को, और नारी शिक्षा के विरुद्ध भी बोनापार्ट ने कार्य किया था। तो कहीं ना पे आप देखेंगे नारी के प्रति इसका जो विचार था वो एक प्रकार से अच्छा नहीं था। नारी के प्रति विचार इसका एक प्रकार से, और उस समय आप देखेंगे खास करके उस समय वैसी ही मानसिकता लोगों में भरी हुई थी। लेकिन जो है आप देखेंगे नारी की को ऐसा कहना या ऐसा मानना ये उचित बिल्कुल भी नहीं था, और आज के परिप्रेक्ष्य में तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और उस समय भी कहीं ना कहीं पे उसकी दूरदर्शिता इस बारे में नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे कार्य समाज के लिए किया था, तो इसके लिए जो है होता है। चौथा, इस संहिता में ये बताया गया था कि ब्याज और ऋण संबंधी व्यवस्थाओं का समुचित निर्धारण, उसने साहूकार जो थे साहूकारों के शोषण से सर्वहारा वर्ग को बचाया जाए, इसको लेकर के कहा गया था। पांचवी बात इसमें ये कही गई कि सरकारी विवाह और तलाक को भी पूर्ण मान्यता प्रदान कर दी गई, ठीक है, कि सरकारी जो है विवाह लोग कर सकते हैं, तलाक भी दे सकते हैं एक दूसरे को, अगर नहीं सेटिस्फाई हैं पति पत्नी तो तलाक दे सकते हैं। छठवीं बात ये हुई कि दंड विधान बहुत कठोर इसमें बनाया गया था इसकी संहिता में, और साधारण बुरे अपराधों के लिए मतलब कि मृत्यु दंड तक भी दिया जाना शुरू कर दिया गया था। देशद्रोहियों को पकड़ने के लिए मुद्रित पात्रों को पुनः चालू किया गया। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चीज़ें की गई। सातवीं चीज़ इसमें ये बताई गई कि गुप्त मुकदमे जो थे उनको समाप्त कर दिया गया। जनता को राहत के लिए ज्यूरी प्रथा को भी बनाए रखा गया। कौन सी प्रथा? ज्यूरी प्रथा को भी बनाए रखा गया। तो इस प्रकार से इसमें कई तमाम सारी बातें हुई। तो ये थी नेपोलियन की विधि संहिता। आगे समझते हैं। और करके प्रश्न दिया गया था, मेटरनिक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेटरनिक के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। मेटरनिक कौन था भाई? हमने आपको बताया मेटरनिक के बारे में, बिल्कुल बताया होगा, लेकिन फिर से सुन लीजिए मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक जो था वो यूरोपीय इतिहास में मेटरनिख की खास करके एक विशेष पहचान है। आप देखेंगे महत्वपूर्ण स्थान रखता है यूरोपीय इतिहास में। और इसका जन्म जो हुआ था एक कुलीन परिवार में हुआ था, और 1773 ईस्वी में मई का महीना था, और उसी में इसका जन्म होता है। और खास करके मेटरनिख ने एक प्रगतिशील और प्रगतिशील क्रांतिकारी युग में जन्म लिया था इसने, और अपने विचारों में पुरातन व्यवस्थाओं का समर्थक बनता चला गया। यानी कि क्रांतिकारी युग में जन्म तो लिया, लेकिन हुआ क्या कि ये पुरातन जो व्यवस्थाएं थी उनका समर्थक बनता हुआ चला गया लगातार। इसके पिता पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट के यहाँ पर क्या थे? एक उच्च अधिकारी के पद पर कार्य किया करते थे, और राइन नदी के पश्चिमी तट पर उनकी जागीर थी। किसकी? मतलब उच्च पदाधिकारी जो थे इनके पिता, उनकी जागीर थी राइन नदी के पश्चिमी तट पर। ओके। और फ्रांस की क्रांति के समय मेटरनिख मतलब कि स्ट्रास वर्ग, तो मेटरनिख जो था, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी की बात है, तो उस समय स्टार्स वर्ग विश्वविद्यालय का विद्यार्थी ये था। कौन? मेटरनिख। और क्रांति के कारण फ्रांस से आगे हुए सामंतों तथा कुलीनों की हृदय विदारक कथाएं सुन करके उनका जो मन था वह अत्यधिक प्रभावित होता है, और जैकोबिनों के अत्याचार सुन करके उसी क्रांतिकारियों से मतलब कि क्रांति तथा क्रांतिकारियों से क्या होने लगती है? घृणा होने लगती है। उसका मस्तिष्क क्रांति को एक भयंकर कोढ़ के रूप में समझने लगता है, और उसका विचार ये था कि क्रांति का उन्माद और उग्रता कुछ पागल लोगों की जो है जल्दबाजी का परिणाम होता है। तो क्रांति के प्रति कहीं ना कहीं पे ये जो है उतना ज़्यादा समर्थक नहीं था, क्रांति का विरोधी माना जा सकता है इसको। क्रांति का उन्माद और उग्रता कुछ लोगों मतलब कुछ पागल लोगों की जल्दबाजी का परिणाम है, ऐसा मानता था मेटरनिख। और यह कहता था मेटरनिख क्या? कि क्रांति एक सड़े हुए फोड़े का रोग है। क्या कहता था? कि क्रांति एक सड़े हुए फोड़े का रोग है, जिसे गर्म सलाखों से जला देना चाहिए। इस दानों को जान से मार देना समय की अनिवार्य मांग है। मतलब क्रांति को कहीं ना कहीं पे ख़त्म करने की जो है मांग ये कर रहा था।
और वह इतना भाग्यशाली था कि उसे विश्व के अनेक देशों में महत्वपूर्ण पद जो है प्राप्त होते गए मेटरनिख को। और 36 वर्ष की अवस्था में 1809 ईस्वी की बात है, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो है बन जाता है। कौन? मेटरनिख। देखिए 36 वर्ष की अवस्था में 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश का चांसलर बन जाता, सबसे बड़ा पद चांसलर का उस समय तक का वह बन जाता है। और 1848 ईस्वी तक यूरोपीय रंगमंच पर प्रमुख भूमिका निभाता रहा मेटरनिख। तो मेटरनिख के बारे में हमने आपको बातें बता दी, निश्चित तौर पर आपके समझ में बातें आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न है, रूस और टर्की के युद्ध 1828 और 29 के आसपास जो हुआ था उस पर प्रकाश डाली। तो रूस और टर्की के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आपसे कह रहा है प्रकाश डालने को लेकर के। तो प्रकाश, वो टार्च वगैरह नहीं आपको जलाना है वहाँ पे जा करके। तो एक व्यक्ति था, मतलब कापी, इंटर की कापी आई थी, तो उसमें हुआ था क्या कि जो है जो कहा था कि इस पर प्रकाश डालिए, इस किसी मुद्दे पर था किसी का, तो उस पर टार्च बना करके और बढ़िया सा ऐसे करके प्रकाश ऐसे छिटका दिया था। तो देखिएगा भाई कि रूस और टर्की के युद्ध जो हुए थे 1828 से 29 के आसपास, तो उस पर प्रकाश डालने के लिए प्रश्न पूछा गया था। तो कब हुआ था ये? तो रूस और टर्की के बीच में जो युद्ध हुआ था 1828 से 29 में, आप देखेंगे एक बात हमने यहाँ पर और भी बताई थी आपको। इससे पहले एक बात हमने इन दोनों के युद्ध के बारे में और बताई थी। चलिए हालांकि आगे बढ़ते हैं और चलिए समझते हैं इसको भी। हुआ क्या कि रूस और टर्की के बीच में युद्ध होता है। मई 1828 ईस्वी में रूस के जार ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और रूसी सेना जो थी वो तुर्की की जो सीमा थी, यानी कि जो उसकी सीमा थी उसके उसमें घुस जाती है, उसमें प्रविष्ट कर जाती है। और शुरुआत में तुर्की सेना ने बड़ी वीरता के साथ रूस का सामना किया, जिससे रूस का आगे बढ़ना कठिन हो गया था। और अगस्त का महीना आया उसके बाद में, तो अगस्त महीने में 1828 ईस्वी को जो एक व्यक्ति था मेहमत अली, तो मेहमत अली ने क्या किया कि मेहमत अली ने स्वयं ही अपनी सेनाएं मेरिया से हटा ली। अंततः क्या हुआ कि 14 सितंबर 1829 ईस्वी को विवश होकर के तुर्की के सुल्तान को एड्रियानोपल की एक संधि होती है और उस पर हस्ताक्षर करना पड़ा। और आइए देखते हैं कि जो है एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी वो क्या है, उसमें क्या क्या बातें हुई थी, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो एड्रियानोपल की संधि 14 सितंबर 1829 ईस्वी को होती है और इस संधि में कई सारी बातें कही गई। पहली बात इसमें ये कही गई कि लंदन की संधि को मान्यता देते हुए तुर्की के प्रभुत्व के अधीन यूनान की स्वतंत्रता स्वीकार कर दी गई थी इसमें। और दूसरी बात इसमें ये हुई कि डेन्यूब रियासतें जो थीं उनमें जो है मोल्डेविया तथा जो वालेसिया थी उस पर नाम मात्र का तुर्की का प्रभुत्व रखा गया, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से वे भी स्वतंत्र हो गई। पहले आप देखेंगे, पहले की जो एक प्रकार से एक संधि हुई थी उसमें हमने आपको समझाया था अभी, तो उस संधि में क्या हुआ था, इसको तमाम सारी चीज़ें दी गई थी, लेकिन ये सब जो हुआ था उसमें क्रीमिया के युद्ध में आप देखेंगे तो इसमें पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया जो युद्ध था उसकी समाप्ति किससे हुई थी? पेरिस की संधि से हुई थी ना, बिल्कुल पेरिस की संधि से हुई थी। और रूस और टर्की आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे रूस और टर्की के बीच में ही हुआ था। और ये भी रूस और टर्की के बीच में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे सामने आता है हमारे। तो निश्चित तौर पर वो 1854 क्रीमिया युद्ध जो था 1854-1856 ईस्वी के आसपास में होता है, ठीक। और ये क्रीमिया युद्ध, और ये युद्ध कब होता है? 1828-29 में, ये पहले ही युद्ध हो गया था। तो इसके बाद में क्या हुआ था कि जो टर्की था कहीं ना कहीं पे उसको पराजय का मुंह देखना पड़ा था और उसको हस्ताक्षर करने पड़े थे, ठीक है, जो एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी उसमें। और उसमें क्या हुआ था कि जो डेन्यूब रियासतें थी, यानी कि जो मोल्डविया और वालेसिया थी, उस पर नाम मात्र का तुर्की का आस्था मतलब कि प्रभुत्व था, लेकिन बाद में जो संधि होती पेरिस वाली तो उसमें दे दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता, तीसरी बात इसमें ये हुई कि रूस को एशिया माइनर में स्थित आनापी और पोटी के नगर दे दिए गए थे। चौथी बात इसमें ये हुई थी कि वासफोरस और डार्डेनल्स में रूस के संधि अधिकारों की तुर्की ने पुनः पुष्टि कर दी थी। पांचवी बात इसमें ये हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों कि रूस ने तुर्की के अन्य सभी विजित प्रदेश छोड़ दिए, किंतु काकेसस प्रदेश में जॉर्जिया तथा अन्य प्रदेशों पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया था। छठवीं बात इसकी ये हुई कि
तुर्की ने काले सागर तथा डेन्यूब नदी में सभी राष्ट्रों के जहाज़ों को आवागमन की सुविधा प्रदान कर दी थी। सातवीं बात इसमें ये हुई कि तुर्की ने रूसी व्यापारियों पर न्यायिक क्षेत्राधिकार रूस के राजदूतों को रखा गया। और इस संधि से ब्रिटेन बहुत चिंतित हुआ, क्योंकि उससे भय था कि इस संधि द्वारा तुर्की की शक्ति अत्यंत निर्बल हो जाएगी और मोल्डेविया तथा वालेसिया भी रूसी संरक्षण में रहेंगे। साथ ही अनापी और पोटी का भी रूस पर अधिकार हो जाने से जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को था वो एक प्रकार से भारतीय मतलब भारत में जो उस समय था तो भारत के प्रति भी उसको भय उत्पन्न होने लगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पे ये रूसी और टर्की के युद्ध के बारे में हमने बताया आपको, उसमें संधि हुई। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है? क्रीमिया युद्ध के बारे में हमने आपको बता ही दिया था, और इसमें क्रीमिया युद्ध में आप देखेंगे 5 लाख सैनिक युद्ध में मारे गए थे। ओके, और बीमारी भी उसमें हो गई थी, तो इससे मारे गए थे। और विशेष रूप से आप देखें तुर्की की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ा था, और उसका राष्ट्रीय कर्ज इसी युद्ध के कारण भी बढ़ गया था, और रूस की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा था, और ब्रिटेन का राष्ट्रीय कर्ज भी बढ़ गया था। तो रूसी कहीं ना कहीं पे क्रीमिया के युद्ध का तुर्की पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, रूस पर प्रभाव पड़ा। पेरिस की संधि होती है, नया जीवन प्रदान होता है उससे, तो तमाम प्रकार की चीज़ें पेरिस की संधि हमने आपको बता दी थी। तो ये चीज़ें आपकी होगी। तो आपसे क्रीमिया युद्ध के बारे में पूछेगा तो उसके परिणाम भी आप बता सकते हो आसानी से। तो इस प्रकार से आपने समझा इन सभी प्रश्नों को। अच्छा, एक प्रश्न आपका बच रहा है क्या? चलिए, ब्रिटेन जापान समझौता 1902 का विवेचन कीजिए। ब्रिटेन जापान समझौता, ब्रिटेन जापान समझौता क्या था, कब हुआ था, इसका क्या मतलब था? कई सारे प्रश्न आपके मन में बन रहे होंगे ना। चलिए, सारे प्रश्नों को आपको खत्म करने का प्रयास। ब्रिटेन और जापान के बीच में जो समझौता हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या बातें हुई थी। 1902 ईस्वी की ही बात है। 1902 ईस्वी में ही ब्रिटेन और जापान के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। तो उसी समझौते के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत करने के बाद में इस वीडियो को कहीं ना कहीं पे सेट करा जाता है। और आपके समक्ष आप देख ही रहे होंगे कि आपकी परीक्षा शायद जो है कल है, तो आपके लिए कितना मेहनत जो है करना पड़ता है, तो आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और जो है सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए। ओके, चला जाए, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न आपका क्या है कि ब्रिटेन जापान जो है, ब्रिटेन और जापान के बीच में एक समझौता हुआ था 1902 ईस्वी में, वो समझौता क्या था, यही तो पूछा जा रहा है। तो 1902 ईस्वी में ब्रिटेन ने जापान से एक संधि की, और उस संधि के अनुसार यह हुआ, यह निश्चित किया गया कि जो है दोनों राज्यों यानी कि दोनों देशों में यदि किसी एक या फिर किसी अन्य पर, यानी कि अगर इंग्लैंड पर कोई आक्रमण करता है, कोई युद्ध करता है, दूसरा अगर कोई उस पर करता है जो है जापान पर, तो इंग्लैंड, तो इस प्रकार से निश्चित किया गया कि जब दोनों राज्यों में से यदि किसी अन्य राज्य के द्वारा या किसी अन्य राज्य के साथ युद्ध में फंसेगा कोई दूसरा, मतलब अब दोनों में से कोई देश, तो दूसरा देश जो होगा क्या करेगा, वो तटस्थ रहेगा। लेकिन यदि कोई अन्य राज्य उसके शत्रु राज्य को सहायता देगा तो यह दोनों राज्य भी एक दूसरे की सहायता करेंगे। वास्तव में यह संधि ब्रिटेन और जापान ने अपने स्वार्थों के लिए ही, मतलब कि स्वार्थों की रक्षा के लिए ही की थी। और एक तरफ जापान जो था वो रूस के प्रभाव को पूर्व में बढ़ने से रोकने के लिए कहीं न कहीं पे कटिबद्ध था, और मुख्यतया वह कोरिया में रूस के अधिकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और ब्रिटेन की नौसेना इस कार्य में उसकी सहायता कर सकती थी। दूसरी तरफ जापान जो था ब्रिटेन को जो है पैसिफिक समुद्र, यानी पैसिफिक समुद्र समझ रहे हैं, प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर और चीन में रूस और जर्मनी के बढ़ते हुए प्रभावों को रोकने में सहायता कर सकता था जापान इंग्लैंड की। तो इस प्रकार से यह संधि दोनों राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने वाली थी। और कम से कम इस संधि से क्या हुआ कि ब्रिटेन का एकाकीपन अवश्य समाप्त हो गया, क्योंकि ब्रिटेन कहीं ना कहीं पे अकेला महसूस कर रहा था, और अब दो हो गए, जापान भी उसके साथ हो गया। तो इस प्रकार ब्रिटेन की पृथक्करण नीति को समाप्त करने में प्रथम सफलता यहां पर प्राप्त हो सकी, और इस संधि ने यूरोपीय राजनीति को इस प्रकार प्रभावित किया जिसका अनुमान उस समय कोई भी यूरोपीय राजनीतिज्ञ नहीं कर सका। और जर्मन राजनीतिज्ञों ने रूस जापान युद्ध से
रूस के दुर्बल हो जाने की कल्पना की, परंतु वे यह विचार ना कर सके कि जब इस युद्ध से रूस की प्रगति सुदूर पूर्व में बढ़ने से रुक जाएगी, तब रूस का दबाव दक्षिण पूर्वी एशिया में बढ़ेगा, जिससे रूस का झगड़ा ऑस्ट्रिया और स्वयं जर्मनी से होगा। और उसी प्रकार ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ यह भी ना समझ सके कि रूस जापान युद्ध से यदि रूस दुर्बल हुआ, जिसके लिए वे स्वयं भी उत्तरदायी होंगे, तब फ्रांस और रूस की द्विदलीय संधि इतनी दुर्बल हो जाएगी कि रूस और ब्रिटेन को मित्र बनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बाद की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि रूस जापान के युद्ध से वही हुआ जिसकी कल्पना जर्मनी और ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ नहीं कर सके, और जिस कारण प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध की कल्पना किसी ने नहीं करी थी, और कहीं ना कहीं पे जब जो है जापान और रूस के युद्ध हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, जर्मनी और ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ ये सब नहीं सोच सके थे। आप देखेंगे कि जो है वही प्रथम विश्व युद्ध के कारण में कहीं ना कहीं पे रूस मतलब ब्रिटेन और जापान का समझौता भी 1902 वाला भी कार्य आता है, और 1914 ईस्वी में प्रारंभ हो जाता है आपका द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध, और 4 वर्ष तक चलता है। और आप देखेंगे जो है जो सेकेंड वर्ल्ड वार है आपका 1939 से 1946 तक चलती है, वो 6 वर्षों तक, मतलब कि 45 तक 6 वर्षों तक। ओके, तो इस प्रकार से आपने समझ लिया, तमाम सारी बातों को हमने आपको बताया। यहाँ पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कितनी सारी बातें यहाँ पर आप लोगों ने समझ सके हैं। अब यहाँ पर जो दीर्घ होते टाइप के प्रश्न हैं, इनको अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ लीजिए बुक में, अगर नहीं टाइम मिलता है तो आप भाई थोड़े छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आपका। केवल 2 प्रश्न हैं तो आप बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है, निश्चित तौर पर मुझे चलना चाहिए, तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। 500 शब्दों में इन प्रश्नों को लिखना है, खंड सा यानी कि दीर्घ होते टाइप के प्रश्न, 2 प्रश्न करने केवल। पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, सविस्तार समझाइए। तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उसके कारणों को आप पढ़ लीजिएगा। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, चाहे आर्थिक कारण हो चाहे राजनीतिक कारण हो, इन कारणों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण बहुत सारे थे, कुलीन वर्ग के कारण से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे। वहीं आप देखेंगे कि पादरी वर्ग, बड़े पादरी जो हुआ करते थे, छोटे पादरी कुछ हुआ करते थे, मध्यम वर्ग में बटा हुआ था, साधारण वर्ग में, तो ये सामाजिक कारण थे। राजनीतिक कारण में आप देखेंगे कि राजा रानी का व्यक्तिगत जीवन, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आर्थिक कारणों में और राजनीतिक कारणों में कानून और न्याय व्यवस्था भी कहीं ना कहीं पे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और आर्थिक कारणों में आप देखें कर व्यवस्था, ठेकेदारी प्रथा और दोषपूर्ण वाणिज्य एवं व्यावसायिक पद्धति थी। तो इन सभी कारण से क्या होता है कि ये जो है फ्रांसीसी क्रांति होती है। और एक व्यक्ति हैं कैटलबी कहते हैं कि विभिन्न बुराइयों की अपेक्षा फ्रांसीसी सभ्यता का उच्च स्तर क्रांति के विस्फोट में सर्वाधिक सहायक सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से कई सारी बातें हैं फ्रांसीसी क्रांति को लेकर के, आप इसके कारणों को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध बिस्मार्क की गुटबंदियों के परिणाम स्वरूप लड़ा गया था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप भी पढ़ लीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कब होता है, कैसे क्या इसमें चीज़ें होती है, इसकी पृष्ठभूमि पढ़ लीजिएगा। और जो कि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध बिस्मार्क की गुटबंदियों के परिणाम स्वरूप ही लड़ा गया, तो इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके कारणों को भी पढ़ लीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था इसको जान लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न आपके समझ, द्वितीय विश्व युद्ध क्यों नहीं पूछा जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध चूंकि आपको पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको पढ़ना मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहाँ से कहाँ तक है, आपको जो है पढ़ना है आपको 1919 तक। आप देखेंगे 1919 तक के जो है इतिहास के बारे में पढ़ना है। 1789 यानी कि फ्रांसीसी क्रांति शुरू होता है, और 1919 तक जो है आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से आपको 1939 में प्रारंभ होती है क्रांति, वो द्वितीय विश्व युद्ध, तो आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ना है। तो आप देखेंगे अगला प्रश्न है 1901 ईस्वी और 1914 ईस्वी के बीच ब्रिटेन की विदेश नीति को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। वहीं अगला प्रश्न 10वां नंबर, सम्राट के रूप में नेपोलियन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, नेपोलियन की उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा एक सम्राट के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा कि नेपोलियन महान था, इसकी समीक्षा कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो ये परीक्षण कीजिए, ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न है अमेरिकी क्रांति पर एक निबंध लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये इतने सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, और निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई होंगी। मध्यकालीन इतिहास को लेकर के बहुत ज़्यादा जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया है, और जल्द ही आप देखेंगे कि जो है ये वीडियो आपके समक्ष आ चुकी है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है,
और आपके सिलेबस में क्या क्या संकलित है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। आप लोगों ने इसको देखा ही होगा। मध्यकालीन इतिहास पेपर 2 का न्यू सिलेबस यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बताए गए हैं। यूरोप का इतिहास 1789 से 1919 तक के समय काल को जल्दी से देख लीजिए परीक्षा से पहले। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद आप सभी का।